Assalamu alaikum to all people inside Pakistan and outside the country. You're watching a podcast by Startup Pakistan and this is your host Sohaib Siddiqui. आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, he's very energetic person. He has been very active on social media and has good number of followers. By the way, he's working as a digital media operation manager and producer at Hum News. Fahad Salim Malik, thank you so much for being part of our show. Thank you so much for having me. अच्छा फहद भाई, मैं आ रहा था दफ्तर से अभी पॉडकास्ट के लिए, तो मैं सोच रहा था कि फहद सलीम मलिक, आपका नाम ही बड़ा शायराना, अदीबो और आर्टिस्ट वाला है, तो किसी और ने भी कॉम्प्लीमेंट किया है आप? सर मेरे वालिद साहब ने वैसे होता है कि बच्चों के नाम के साथ उनके वालिद का नाम आता है, तो हमारे अब्बा जान ने हम सब बहन भाइयों के नामों के साथ हमारे दादा का नाम जोड़ा। तो फहद सलीम मेरे दादा थे, तो आई गो विद द नेम ऑफ फहद मलिक, क्योंकि वो सलीम मलिक बहुत बड़ा हो जाता है। तो एक्चुअली जो पेपर्स में आया दैट इज फहद। और वो लगता भी बड़ा आर्टिस्ट जो नहीं होता, एक बंदा जिसका लगाव है आर्टिस्ट के साथ, या फिर वो बंदा कन्वेंशनल काम करने वाला नहीं है, टेक्नोलॉजी बस वो मैं जब मैट्रिक में था तो मुझे ज़रा उर्दू ज़्यादा पसंद थी, और आई हैड रेड शहाबनामा और अलख नगरी और मुमताज़ मुफ्ती और बहुत सारे लोगों को मैंने उसी वक्त पढ़ लिया था, तो फिर ज़रा अदब के साथ ताल्लुक़ ज़्यादा हो गया। आई स्टार्टेड राइटिंग व्हेन आई वाज इन एफएससी, और आई यूज्ड टू राइट फॉर जंग इन 2011-12। उस वक्त सेकेंड ईयर में होते थे, बड़ा फिट टाइम था वो भी। तो बस वो पता नहीं कोई नाम का चक्कर है क्या है, बट इट हैज़ मेड मी समबडी हु वुड लव लिटरेचर। सो ये है। अच्छा फहद भी, टॉपिक की तरफ आते हैं। एक चीज़ नोटिस एक बड़ी प्रिवेलिंग है कि डिजिटल मीडिया आपका बड़ा तेज़ी से पेनिट्रेट कर रहा है। अब लोग जो है रिलाई करते हैं, ट्विटर के ऊपर करते हैं, यूट्यूब के ऊपर कंजम्पशन कर रहे होते हैं, तो इसके साथ टीवी का फ्यूचर आप कैसा देखते हैं? सर मुझे ये लगता है कि अगले 5 से मैक्सिमम 10 साल में ना आपकी जो कन्वेंशनल मीडिया है वो दैट वुड गो ऑफ, नॉट कम्प्लीटली ऑफ, but people would be more reliant on other means of communication rather than the traditional conventional media. उसकी वजह ये है कि मतलब मैं आपसे ये पूछूं कि आपने आखिरी बार फेसबुक कब इस्तेमाल की थी ना? आपने 15 मिनट पहले की होगी, 20 मिनट पहले की होगी। ट्विटर आपने कब खोला था? टीवी आपने सुबह देखा होगा या कल देखा होगा। और उसमें चैलेंज मुझे नज़र आता है कि वो एक्सेस का मसला है। टीवी के लिए आपको एक स्क्रीन चाहिए, आपने बैठना है, आपने घर में दफ्तर में बैठ के देखते हैं। मोबाइल हैज़ मेड द एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन वेरी कन्वीनियंट। सो इफ़ यू वांट टू वॉच अ हेडलाइन यू वुड प्रोबेबली ट्यून इन टू एनी मीडिया चैनल्स, फेसबुक और यूट्यूब स्ट्रीम, एंड यू वुड फाइंड इट देयर राइट एट द कंफर्ट ऑफ योर होम। सो वही मतलब इंफॉर्मेशन का फ्लो जितना कन्वीनियंट होगा उतना ही वो लोगों में ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा। तो मुझे लगता है कि अगले 5 से 10 सालों में अभी तो खैर बहुत ज़्यादा ही हो गया है। सोशल मीडिया पे जितने भी टीवी चैनल्स हैं या जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इस्टेब्लिश हुए हैं, देयर नंबर्स हैव गॉन मैसिव इन कपल ऑफ ईयर्स। और अभी आने वाले वक्त में भी मेरी यही असेसमेंट है कि कन्वेंशनल मीडिया शायद एक सर्टेन एज ग्रुप के लोगों के लिए रह जाएगा, जो डेफिनेटली यूथ नहीं, जो अभी भी अब 40 ही मैक्सिमम यूज़ कर रहे होते हैं आपके जो टीवी वगैरह है। तो वो हमारे वही पेरेंट्स अभी यहाँ से आते हुए मेरी एक दोस्त के साथ बात हो रही थी, तो वो हम ये बात कर रहे थे कि हमारे पेरेंट्स इतने कोई टेक फ्रेंडली नहीं है व्हेन दे क्रॉस 50। तो वो अम्मा भी हाथ मार के कुछ ना कुछ देखती रहती हैं, अब्बू थोड़े से टेक फ्रेंडली हो जाते हैं, और हम मतलब जिस एज ग्रुप में हमें हमारे पेरेंट्स दे आर अबव 50। तो वो एक सर्टेन एज ग्रुप के लिए ही रह जाएगा, और विद टाइम इट विल टेक ओवर। अच्छा, इसका इम्पैक्ट कैसा आएगा अगर आप बात करें 5 से 10 सालों में? आपके मॉर्निंग शोज आ गए हैं, आपके रमज़ान ट्रांसमिशन आ चुकी हुई है, इसके अलावा बाकी आपके टॉक शोज चल रहे होते हैं जो कि बड़ा आपके हाई टाइम या हाई रेटिंग होती है। उसके साथ अगर लेट्स से डाउन द लाइन जाके अगर आपका डिमिनिश होने वाली सारी चीज़ें और आपका डिजिटल मीडिया ने ओवरटेक कर लेना है, तो बिजनेस मॉडल सस्टेन कैसे करेगा? सर देखिए, मीडिया का रेवेन्यू मॉडल एड्स है जो आपको गवर्नमेंट दे रही होती है या आपको प्राइवेट आउटलेट्स दे रहे होते हैं, कोई भी मतलब जितने बड़े ब्रांड्स हैं। इवेंचुअली जितने आप ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें ना, मैं पता नहीं नाशपाती प्राणी का नाम ले सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। नाशपाती वॉज अ डिजिटल ब्रांड ना, उसको एक उसने स्पॉन्सर किया टेल्को ने, और वो इट वॉज अ सोशल मीडिया शो। एंड देन ताबिश भाई कि वैसे भी वो बहुत बड़े विटी आदमी थे और बड़ी उनकी गेम थी, तो इट बिकेम अ
कन्वेंशनल मीडिया थिंग, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। क्योंकि अगर मुझे लगता है कि अगर वो जियो तो खैर है भी बहुत बड़ी स्क्रीन, लेकिन अगर वो सोशल मीडिया पे भी उसकी वायरलिटी देखें तो इट हैज़ गॉन मैसिव। तो अब सोशल मीडिया पे जितने भी डिजिटल मीडिया आउटलेट्स हैं, जितने इंस्टाग्राम पे आपको मैगजीन्स नज़र आते हैं, जितने आपको वेब पोर्टल्स डिजिटल आउटलेट्स नज़र आते हैं, दे चार्ज फॉर इट। आपने कोई खबर लगवानी है, आपने कुछ कर, वैसे तो एक तो प्लेटफॉर्म की मोनेटाइजेशन है जो फेसबुक दे रहा है, यूट्यूब दे रहा है, इंस्टाग्राम पे वो कोई ब्रांड को इंडोर्स करके पैसे कमा रहे हैं। अदरवाइज इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग कवर्ड यू वुड पे फॉर इट। कन्वेंशनल मीडिया में इफ़ इट्स इंपॉर्टेंट इट वुड बी कवर्ड ऑटोमेटिकली, उसमें आपको पैसे नहीं देने पड़ते। सो वो एड्स रेवेन्यू का मॉडल है जो इवेंचुअली जितने मैंने देखे हैं बड़े रियल इस्टेट के पाकिस्तान के ब्रांड्स, वो दे आर स्पेंडिंग मोर ऑन द डिजिटल मीडियम रादर देन ऑन कन्वेंशनल मीडिया। और उसमें जो सबसे मज़े की चीज़ है वो ये कि ऐसा नहीं है कि डिजिटल मीडिया से टीवी को ख़तरा है, लेकिन ऐसा है कि डिजिटल मीडिया एक दिन टीवी से आगे निकल जाएगा, वो निकल भी चुका है, लेकिन इवेंचुअली एक टाइम आएगा कि पीपल वुड रिलाई ऑन सोशल मीडिया। सो वो उसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली टीवी से ज़्यादा है। आप रेटिंग निकालें तो आपको कन्वेंशनल मीडिया के 5 से 10 मेन चैनल्स हैं, जिसमें जियो टॉप पे है, ARY दूसरे पे है, तीसरे पे समा हो गया, चौथे पे हम हो गया, पांचवें पे दुनिया हो गया, मतलब पब्लिक 92, ये 8-10 गिने चुने चैनल्स हैं जो रूल कर रहे हैं। सो उनकी भी एक ट्रेडिशनल ऑडियंस है जिनको वो रीच आउट कर रही है। तो सोशल मीडिया गिव्स यू अ ब्रॉडर एंड लार्जर पिक्चर। टीवी पे आप एक सर्टेन एज ग्रुप को एक वक्त के बाद रीच आउट करेंगे, और सोशल मीडिया पे यू कैन रीच एनीबॉडी। अच्छा, अगर बात करें, अगर आपके रेवेन्यू मॉडल, आपका कन्वेंशनल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका सारा एड पे रिलाई करता होता है, ठीक है? पिछले 3 से 4 साल के अंदर जब से ये बूम आया 3G 4G के अंदर, स्पेशली 4G का 2018 के बाद से आया, तो आपका डिजिटल मीडिया काफ़ी बूम कर चुका हुआ है। अब इवन कंपनीज़ ने भी अपना एक पोर्टफोलियो शिफ्ट कर दिया। उनके पास अगर एक्स बजट था, वो अब एक्स बजट आपका X-1 आपका जा रहा है वहाँ पे सारा का सारा डिजिटल के ऊपर, जो रिमेनिंग बच है वो आपका जा रहा है कन्वेंशनल के ऊपर। तो वो चीज़ें समहाउ अभी जिससे आपने कहा 5-10 साल हैं, तो वो चैलेंज फेस नहीं हो रहा इंडस्ट्री को, क्योंकि अब देखा जाए तो वो बड़ा पैसा लगा रही होती हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर, और बड़े टॉप एंकर कभी एक चैनल के अंदर है, दूसरे ग्रुप में जा रहे हैं, अच्छा दे चार्ज हेफ्टी अमाउंट। तो वो कैसे सस्टेन करेंगे 4-5 साल के अंदर, या अपने आप को कैसे रेलिवेंट रखेंगे? सर, उसमें आपके सवाल में ही उसका जवाब है, क्योंकि आप देखेंगे जितने बड़े चैनल्स हैं ना, मैं ऐसे आपको बताऊं ना, पाकिस्तान में मीडिया एंकर्स की 50 लाख से 80 लाख 1 करोड़ तक महीने की तनख्वाह है। सो जो एक शो करते हैं, टॉक शो करते जो एक टॉक शो करते हैं एक सर्टेन चैनल पे, मतलब जो टॉप का एंकर है वो 70-80 लाख रुपए ले रहा होता है एक चैनल से। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग एक चैनल पे 20-20, 25-25 साल से बैठे हुए, हैं। दे डोंट शिफ्ट अराउंड बिकॉज दे आर बीइंग पेड वेल। लेकिन उसके साथ आप देखिए, एवरीबडी हैज देयर यूट्यूब चैनल्स, एंड द सेम एंकर्स आर मेकिंग अराउंड 2 मिलियन, 1 मिलियन, 3 मिलियन फ्रॉम देयर यूट्यूब चैनल्स। तो इवेंचुअली पीपल, देखिए स्क्रीन का इम्पैक्ट ये है कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग आपको जानते हैं, आपका इन्फ्लुएंस है। मतलब आप 8 बजे शो पे बैठ के प्राइम मिनिस्टर के हक में या ख़िलाफ़ में बात करें तो इट हैज़ दैट इम्पैक्ट। आप किसी भी एजेंडे पे बात करें, आपकी बात सर्टेन टीवी चैनल्स पे सुनी जाती है। सोशल मीडिया पे थोड़ा सा शिफ्ट ये है कि मतलब चेक एंड बैलेंस उस तरह से नहीं है, आई कैन डू एनीथिंग व्हाट आई वांट। लेकिन रेवेन्यू मॉडल्स ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, और हर बंदा जो यूट्यूब, फेसबुक पे बैठा हुआ है, दे आर मेकिंग मनी। और अगर हम इस बारे में बात करें कि कन्वेंशनल जो टीवी चैनल्स हैं उनके डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्या अर्न कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के जितने बड़े टीवी चैनल्स हैं, जिनकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, चाहे वो पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल है, चाहे वो नंबर 2 है, दे आर मेकिंग लाइक $50,000, $60,000 पर मंथ। और टीवी पे तो ये है ना कि आपको खर्चे आपके ज़्यादा हैं, आपकी कन्वेंशनल टीम ज़्यादा है। डिजिटल मीडिया डिपार्टमेंट बड़े से बड़े चैनल का मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल हो तो वो 30-35 लाख से ऊपर उसका खर्चा नहीं होगा, HOD टीमें मिला के, और कमा क्या रहा है $70-80 हज़ार डॉलर। अच्छा, अगर मैं कंपेयर करूं, एक बंदा जो कि बड़ी अच्छी यूट्यूब पे अर्निंग करता है, उसके एक वीडियो डालता है, मिलियंस अंदर व्यूज़ आते हैं, तो ऑलमोस्ट मैं स्टैट्स देख रहा था, शायद 1 मिलियन पे आपके $5,000 आपको मिलते होते हैं पाकिस्तान में। डिपेंड करता है फैक्टर पे, बाय एंड लार्ज ये सेम आपका नंबर है। अगर मैं कंपेयर करूं, एक आपका प्राइम टॉक शो है जो कि 8 से 9 के दरमियान हो रहा है, जिसमें मेरे ख्याल से 45 या 40 मिनट्स का आपका शो होता है, बाकी 15 से 20 मिनट के आपके इश्तिहारात या वक्फे चल रहे होते हैं। तो ज़्यादा लुक्रेटिव बिजनेस कौन सा है?
देखिए, मैं आपको दोनों को वो कर देता हूँ, ब्रेक डाउन कर देता हूँ। टीवी पे ना इश्तिहार चलते हैं 30 सेकंड के रेट पे, 10 सेकंड्स का भी होता है, वो मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन एक माटे से चैनल पे 30 सेकंड का स्लॉट सेल आउट होता है कोई 85,000 रुपये पे। 50,000 से शुरू होते हैं और फिर टाइम के स्लॉट्स होते हैं। 9 बजे में चलेगा तो महंगा होगा, 6 बजे में चलेगा तो महंगा होगा, 4-5 बजे चलेगा तो सस्ता होगा, 12-1 बजे चलेगा तो वो उस तरह के स्लॉट्स होते हैं। और वो एक टाइम का है। मतलब एक दफ़ा चला तो आपको 50,000 या 60,000, 70,000, 80,000 की डाल्स पड़ेगी, फिर दोबारा चलेगा। जितने भी मीडिया बाइंग एजेंसीज होती हैं वो पूरे पूरे महीने का बजट लेती हैं और इसलिए वो करोड़ों में होता है कि वो इतनी बार चलता है और हर बार की कॉस्ट होती है। जो आपने बात की व्यूज़ वाली, अब उसमें ना क्योंकि इंडस्ट्री बहुत सैचुरेटेड हो गई है। नाउ एवरीबडी हैज़ देयर चैनल, एवरीबडी वांट्स टू बी फेमस, एवरीबडी वांट्स टू हैव अ कंफर्टेबल अर्निंग। तो उसमें ये ऐसे नहीं होता कि 1 मिलियन पे $5,000 मिल गया। व्हाट मैटर्स इज़ कि आपकी वीडियो कहाँ देखी जा रही है। जो यूके, यूएसए से अगर व्यूअर आपको देख रहा है तो शायद आपको 1000 व्यूज़ पे आपको $3 मिल जाए, $4 मिल जाए, $1 मिल जाए। पाकिस्तान में इट इज़ बीइंग गिवन इन सेंट्स। फेसबुक का थोड़ा-सा अच्छा वो होता है, मोनेटाइजेशन। हाँ, वो उसका मॉडल अच्छा होता है। तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपके 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं तो आपने कुछ $50,000 एक वीडियो से कमा लिया। आपको महीने का अगर आपको 70-80 मिलियन कम्युलेटिव व्यू हो तो और पाकिस्तान में आपका कंटेंट ज़्यादा देखा जा रहा हो तो मेरे ख्याल में यू वुड मेक अराउंड $7,000 to $8,000, 70 मिलियन 50 मिलियन के व्यूज़ पे। और वो फिर कम्युलेटिव आपकी मुख्तलिफ वीडियो। दिस इज़ वाई यूट्यूब का एल्गोरिदम कहता है कि यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। ये नहीं कि मैंने एक वीडियो डाली और फिर मैं हफ्ता सो गया। यू नीड टू गिव कंटेंट टू यूट्यूब एवरी डे और एवरी अल्टरनेट डे, ताकि आपको एल्गोरिदम को नज़र आ रहा है कि आप यूट्यूब को कंटेंट दे रहे हैं, यूट्यूब इन रिटर्न इज़ पुशिंग योर कंटेंट थ्रू रिकमेंडेशंस एंड सजेशंस। सो दिस इज़ व्हाई इट्स डेफिनेटली नॉट एन ईजी जॉब, बट दिस इज़ व्हाई इट वर्क्स लाइक अ लुक्रेटिव मॉडल कि आपकी भी एफर्ट लग रही है और फिर वो उसी एफर्ट में से यूट्यूब कमाता जितना मर्जी है उसका एक चंक आपको दे रहा है। सो वो है, व्यूज़, नंबर ऑफ व्यूज़ उस तरह से मैटर नहीं करते, डिपेंड ये करता है कि देखा कहाँ से जा रहा है। अच्छा, मुझे एक थोड़ा सा तो वापस पीछे लेके जा रहा हूँ। मैंने एक बात की थी मॉर्निंग शो की, तो पाकिस्तान के अंदर क्या मॉर्निंग शो के भी इतने अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे होते हैं? क्योंकि मेरा तो नहीं ख्याल, मेरे घर में या एक्सटेंडेड फैमिली में कोई भी नहीं देखता मॉर्निंग शो वगैरह। बस सिर्फ मॉर्निंग शोज़ की एक सर्टेन निश ऑडियंस है और मेरे ख्याल में मेरी ज़ाती राय है, गलत भी हो सकती है, कि टीवी की बजाय उन्हीं मॉर्निंग शोज़ का कंटेंट सोशल मीडिया पे बहुत वायरल होता है। एंड शायद टीवी पे वो इतना नोटिस ना होता हो लेकिन सोशल मीडिया पे उनके क्लिप्स बहुत वायरल होते हैं। हमारी दोस्त हैं शिफा और अवैस, वो शो करते हैं, उनके क्लिप्स के सोशल मीडिया पे मैंने देखे हैं मिलियन में व्यूज़ होते हैं। आरिफ लोहार साहब बड़े अमेजिंग फोक सिंगर हैं। वो हमारे एक और मैंने टीवी शो नहीं देखा, वो हमारे एक और दोस्त तौसीफ कैदर साहब के मॉर्निंग शो का मैंने क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल देखा कि उन्होंने आगे स्टेज पे खड़े हो गए, वो लाइव को गाना शाना गाया और उस पर कोई 4-4.5 लाख व्यूज़ थे। सो पीटीवी का वो मॉर्निंग शो शायद सुबह 7 बजे ऑन एयर होता है, लेकिन उसकी डिजिटल मीडिया क्लिप की वायरलिटी शायद उनके टीवी शो के, वैसे तो पीटीवी पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि उसकी रीच गाँव में और ऐसी जगहों पे ज़्यादा है। बट कहने का मकसद ये है कि मॉर्निंग शोज़ की एक स्पेसिफिक निश है एंड दैट कंटेंट इज़ एक्चुअली बीइंग वायरल्ड थ्रू डिजिटल मीडिया एंड देन पीपल गेट टू नो कि यार तो अच्छा ये भी शो भी चल रहा है। मतलब तौसीफ कैदर साहब तो हमारे बचपन से हम उनको देखते थे सुबह स्कूल जाते हुए, तो मुझे नहीं पता था कि वो मतलब उनका मॉर्निंग शो। चलिए, अब थोड़ी चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं। अगर मैं कैटेगराइज़ करूँ मॉर्निंग शो को, शायद अब 20-30% माइट बी अबव 50% जो आपका कंटेंट होता है वो ज़्यादा आप कह लो डायरेक्टेड किस्म का होता है, जो कि लोगों को सिखाने के ऊपर होता है। लेकिन स्टिल आपका 40-30% जो कि शादियाँ करवा रहा है, आपके वही इवेंट करवा रहा है। तो ये मीडिया हमारे किस तरफ जा रहा है? सर वो जो ऑडियंस है ना, वो हम क्योंकि बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में और हम थोड़े से हमें लगता है कि यार हम एक अच्छे कंज्यूमर्स हैं क्योंकि हमें कंटेंट की समझ है, हमें पता है, हम तो मतलब बीबीसी को भी देखते हैं,
हम मदर ऑफ ऑल टॉक शोज जॉर्ज गैलोवे को भी देखते हैं, तो हम मतलब हम ना एक अच्छे कंज्यूमर है, लेकिन वो जिस निश की आप बात करें ना उसकी भी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है। मतलब एक पाकिस्तान की एक कंप्लीट, मैं कहता हूँ कि 25% आबादी होगी जो इस किस्म का कंटेंट प्रेफर करती है, जो सुबह बैठ के देखती है कि अच्छा आज ये खातून क्या करेंगी, आज ये कौन सी मेकअप की टिप बताएंगी। बहुत सारे ऐसे मॉर्निंग शोज हैं जिन पे स्टिल स्किन बेहतर करने के टोटके बताए जाते हैं, जिन पे खाने की रेसिपीज बताई जाती हैं, और हालांकि हर चीज़ इंटरनेट पे मैसर है, बट स्टिल पीपल वॉच देम। वो लोग कौन है जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस उस तरह से नहीं है, जैसे टीवी उनके पास है, जैसे केबल उनके पास है। सो वो उनके लिए इंफॉर्मेशन का मेन सोर्स ही टीवी है, और उसका एक हम मेरे आप जैसे लोग हम ज़्यादा चंक कंज्यूम कर रहे हैं डिजिटल से। देयर इज़ अ अदर पार्ट ऑफ पाकिस्तान दैट इज़ कंज्यूमिंग मोर फ्रॉम टीवी एंड लेस फ्रॉम डिजिटल। तो वो इवेंचुअली मुझे लगता है कि अगले कुछ सालों तक ये ट्रेंड कैरी ऑन करेगा, बट वो उसकी भी एक ऑडियंस है और उसको हम कभी भी निगेट नहीं कर सकते, क्योंकि पीपल वांट टू वॉच दैट स्टफ, और वो ऐसे ही होता रहेगा। अच्छा, अगर बात करें कंटेंट की, स्पेशली मॉर्निंग शो के अंदर ना, अगर एक दो क्लिप शायद मैंने भी देखी हैं, अगर मेरे कुछ इंस्टीट्यूट के लोग गए हुए थे मॉर्निंग शो पे, अक्सर किसी उन्होंने कोई फार्मूला 1 में वगैरह बना लिया कुछ में। अच्छा, वो आपके स्कूल के इंस्टीट्यूट के? अच्छा, तो कुछ ना मैं पीटीवी में गए थे, खैर वो मैं मैंने देखा करली बॉयज, और वो हाँ, उस दिन मेरा भी वो नस के थे, खैर मैं दूसरे इंस्टीट्यूट से खैर हूँ। अच्छा, तो पॉइंट ये है कि चीज़ें प्रोपेगेट हो रही हैं, ठीक है, उस पे ऑथेंटिसिटी और सेंसरशिप के ऊपर कुछ रूल्स रेगुलेशन है कि लेट्स से कि कोई ऐसी चीज़ जो कि शायद उन ऑडियंस के लिए तो बिल्कुल ठीक होगी, बाइबल होगी, लेकिन आप दफ्तर में बैठे हुए या फिर उनका प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जो भी है, तो चेक एंड बैलेंस होता है कि वो चीज़ें आपकी मॉनिटर या फिल्टर होके जा रही हैं, या कुछ गाइडलाइंस या कन्वेंशनल मीडिया पे एवरीथिंग इज बीइंग फिल्टर्ड, मॉनिटर्ड, एंड it is as per the guidelines issued by PEMRA on behalf of government of Pakistan. मतलब आप कोई भी चीज़ ही सोशल मीडिया पे, तो ये है ना कि मैं सवेरे उठा, मैंने उठ के ट्वीट कर दी, मुझे किसी ने नहीं पूछना, या मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना दी और मैंने किसी के भी हक में या किसी के अगेंस्ट बात कर दी। कन्वेंशनल मीडिया पे इसका सबसे बड़ा फ़ायदा भी ये है कि इट हैज़ अ कंप्लीट प्रोसेस। मतलब अगर एक इदारे का HOD वो कहता है कि नहीं मैंने ये चलाना है, तो उस पे भी चेक एंड बैलेंस है। हर इदारे में एक मॉनिटरिंग विंग होता है जो मॉनिटर करता है कि स्क्रीन पे क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पे क्या डाल रहे हैं ये। और फिर आपका हर इदारा कन्वेंशनल चैनल पेमरा के रेगुलेशंस के नीचे होता है। पेमरा कहता है ये नहीं दिखाना तो आपने नहीं दिखाना, वो कहते हैं ये दिखाना है तो ये दिखाना है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो मीडिया को हैंडल भी करते हैं और मॉनिटर भी करते हैं। कन्वेंशनल मीडिया में सिर्फ एक जो चैलेंज मुझे लगता है वो ये कि गवर्नमेंट को उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और अभी भी मुश्किल है। हमने देखा कि 9 मई जैसे वाक़यात हुए, और उससे पहले वो उनके पीछे इन्फ्लुएंस ही सोशल मीडिया का था। सही गलत की हम बहस में नहीं पड़ते, लेकिन अगर लोग बाहर भी निकले या प्रोवोक भी हुए तो वो सोशल मीडिया के इम्पैक्ट की वजह से हुए। और अगर लोग डरे भी कि हमने अगली बार बाहर नहीं जाना, तो वो भी इसलिए डरे कि सोशल मीडिया पे देखा कि लोगों के साथ मतलब स्टेट एक्शन में है, और स्टेट इज स्टेट ने कहा है कि भाई मैं स्टेट हूँ, मेरे से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो वो सोशल मीडिया पे ना उस तरह से कंट्रोल पाकिस्तान में मुझे लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में मुश्किल होगा, और वो शायद कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी बने, सोशल मीडिया रूल्स भी बने, लेकिन वो इतने इफेक्टिव नहीं थे। सो वो एक चैलेंज है। अदरवाइज उस मामले में कन्वेंशनल मीडिया इज बेटर देन। अच्छा, एज अ इंडस्ट्री वेटरन आप पेमरा के रोल को कैसे देखते हैं? इज इट पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर बाइस्ड है? सर, इट इज़ द रेट ऑफ स्टेट। जो स्टेट कह रही है वो हो सकता है मैं गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज से एग्री ना करूं, लेकिन वो इन द लार्जर पिक्चर वो बेहतर होती हैं। सो पेमरा भी गवर्नमेंट का एक इदारा है, और जो स्टेट की पॉलिसी होती है वो मतलब वो आपको इवेंचुअली हर इदारे को फॉलो करनी पड़ती है। जैसे पीटीए कहता है ये आईफोन लिया है तुमने तो इसका टैक्स दो। अब मैं नहीं देना चाहता, लेकिन स्टेट की पॉलिसी है तो आई हैव टू गिव इट। सो वो एक सरकारी इदारा है और उनके अपने सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं।
सो वो एवरीबडी हैज़ टू कंप्लाई। तो पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है या फिर आप क्या क्या कहेंगे, मतलब एज अ फहद मलिक का ओपिनियन, नॉट द किसी मीडिया हाउस को रिप्रेजेंट करते हुए? वो तो यहाँ पे मैं वैसे भी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में हूँ, लेकिन आई थिंक कि पाकिस्तानी मीडिया जिस तरह से कहा जाता है कि ये आज़ाद नहीं है, पाकिस्तान का मीडिया उससे बहुत बेहतर हालत में। आप इंडिया के मीडिया के हालात देखें तो इंडिया पे ज़्यादा कदगन है। सो मुझे ये लगता है कि हर मीडिया एक हाउस का एक बायस होता है, वो एक सर्टन लाइन को फॉलो करता है। पाकिस्तान में कुछ मीडिया हाउसेज हैं जो ए पॉलिसी को फॉलो करते हैं, कुछ हैं जो बी पार्टी को फॉलो करते हैं, कुछ हैं जो न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हैं। सो ये नहीं है कि स्टेट मीडिया को कंट्रोल करती है या स्टेट किसी तरह से मीडिया को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। स्टेट के कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो मुझे नहीं लगता कि जो गलत है, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया आई वुड सम इट ऑल सेइंग दैट इट इज़ इन अ वे बेटर फॉर्म देन सोशल मीडिया। मेरे ख्याल से ये लास्ट वीक की न्यूज़ है, मेरे ख्याल से नून लीग या फिर गवर्नमेंट के स्पोक पर्सन मरियम औरंगज़ेब मेरे ख्याल से टॉक शो में गई हुई थी, जियो के टॉक शो में। तो वहाँ पे एंकर शहजाद इकबाल ने, आई थिंक शहजाद इकबाल ने सवाल पूछा था कि क्या मीडिया आज़ाद है, तो उन्होंने कहा था बिल्कुल, हमारे टेन्योर के अंदर कोई भी न्यूज़ चैनल बंद नहीं हुआ। और उसने कोट किया था कि ARY आपका 4, 5 या 10 दिन तक बंद रहा है तकरीबन, और विदाउट कैमरा नोटिस। और एक तरफ आप ये शहजाद ने कहा कि शहजाद ने कहा था, एंड ARY इज कोटिंग, उनको अब न्यूज़ में चला रहा है वो करके ना। तो एक तरफ तो ये कॉन्टेक्स्ट है कि विदाउट कैमरा, मैंने क्या कहा, अच्छा विदाउट कैमरा नोटिफिकेशन आपका ARY बार बार बंद हो रहा है, और एक तरफ कह रहे हैं कि मीडिया आज़ाद है। मतलब इसके पीछे रीज़न क्या हो सकती है? यार ARY तो पता नहीं अब क्यों बंद रहा है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन विदाउट कैमरा नोटिस मतलब चीज़ें होती है आपका आज ब्लैक डेज, क्योंकि कोई भी मीडिया हाउस एक सेकंड का भी आपका ब्लैक या फिर अब टॉलरेट नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक मुझे याद है ARY इज़ अ वेरी गुड चैनल। मेरे पास तुम हो, मैंने ज़िंदगी में एक ही ड्रामा थोड़ा सा देखा, तो उसके 4-5 एपिसोड ही मैंने देखे। तो ARY बहुत अच्छा चैनल है। मुझे जहाँ तक मुझे याद है, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम राइट, कोई इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कोई पता नहीं सिक्योरिटी क्लियरेंस वाला कुछ कहा था कि इनका ऑफिस पता नहीं कैसी जगह पे, और वो पता नहीं इफ आई एम रॉन्ग। नहीं, मैं स्पेसिफिकली ARY का नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि ये चीज़ें पाकिस्तान में एक होता है ना, फ्रीडम ऑफ वर्ड्स होता है, तो वो उसको मुतासिर नहीं कर रही ये चीज़ें? मतलब कोई भी हो सकता है, आप आज ARY माइट भी कल समा हो, परसों जैसे बोल को पेमरा ने काफ़ी अरसा बैन रखा, और उसकी वजह ये थी कि वो उन्होंने उनको कुछ नोटिस दिए, वो उस पर नहीं आए। और मेरे ख्याल में जब आप एक मतलब एज लॉन्ग एज देखिए, जब आपने पेमरा से लाइसेंस लिया है, तो फिर आप ये जब आप ड्राइविंग लाइसेंस भी लेते हैं, तो आप कहते हैं कि यार मैं ट्रैफिक की रूल्स की पाबंदी करूंगा तो मुझे ही मिल रहा है। तो जब आप TV लाइसेंस ले रहे हैं, तो आपको एक सेट ऑफ रूल्स ओबे करने हैं। वो रूल्स ये नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, वो एक स्टेट की पॉलिसी है। सो अगर स्टेट को लगता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं हो रही जैसे होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में देयर इज़ अ प्रोसेस। ऐसे नहीं होता कि ओवरनाइट बैन हो जाए, वो पहले नोटिस आता है, वो उस पर कहते हैं जी कि आप बताएं जी कि आपने ये क्यों चलाया, जब हमने कहा था कि ऐसे नहीं करना, या जो भी होता है। वो जब उस पर चैनल पेश नहीं होता या चैनल आगे से रिप्लाई नहीं करता, तो एक नोटिस और आता है, फिर कुछ प्रोसेस है मेरे ख्याल में 2 से 3 नोटिस का, एंड देन दे से कि भाई अब आप आ ही नहीं रहे। ऐसे तो मतलब आपको कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बुलाता है, वो भी नोटिस करता है कि भाई आ जाओ, कोई आपके खिलाफ कंप्लेन है, पुलिस वाले बुलाते हैं। सो वो मेरे ख्याल में इट्स अ प्रोसेस कि आपको अगर कोई किसी सरकारी इदारे को लगा, पेमरा को लगा कि आपने कोई वॉलेशन की है, तो वो आपको बुला रहे हैं कि भाई आके बताओ। और अगर आप नहीं जा रहे, ये जितने भी बंद हुए चैनल्स, ये इसी वजह से बंद हुए। मतलब आप स्टेट कर ही नहीं सकती कि वो बगैर रीज़न दिए आपको बंद कर देना। वो आपको बुलाते हैं, आप नहीं जाते, तो फिर कोई भी चैनल हो, फिर दे शट यू ऑफ के जब हमने बुलाया, और वो फिर इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। और मतलब अब इससे ज़्यादा मैं इस पर क्या क्या कहूँ। अच्छा, अगर बात करें पाकिस्तानी अगर मीडिया की, और साथ में आपकी माइंड जो मैपिंग है, माइंड शेपिंग होती है यूथ की बेसिकली, अब तो खैर सोशल मीडिया आ चुका है, अगर 5 साल पहले की बात करें, जो आपका सवाल का जो आपका मीडिया दिखा रहा है, ठीक है, वो आपका जाके एक, चलें हम शहर में बैठे हैं, इस्लामाबाद, लाहौर या फैसलाबाद और कराची की बात कर लें, जो कि बड़े शहर हैं, उनको एक एक्सेस या इन्फ्लुएंस, आपके पास एक एक्सेस है सोशल मीडिया का, तो वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देख रहे हैं।
लेकिन जो बाकी आपका जो आपका 60% आपका पॉपुलेशन बैठा हुआ है देहात के अंदर, तो वो तो वही कंज्यूम कर रहा है, पीटीवी कंज्यूम कर रहा है और साथ में आपका जो भी बड़े-बड़े चैनल वो कंज्यूम कर रहा है। तो उसमें अक्सर देखने में आया है कि 2 से 3 जो मीडिया हाउसेज़ हैं वो एक नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं और बाकी दूसरे नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर कोई और शायद माइट भी यही रीज़न है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स या बाकी जितनी इतनी ज़्यादा आप कह लो कि एक्सरसाइज़ नहीं होती प्रॉपर्ली। तो वो किस तरह से शेप कर रहा है पाकिस्तान? मतलब इसको होना नहीं चाहिए था? डोंट यू थिंक कि यार मीडिया आज़ाद उस तरह से काम नहीं कर रहा है, कहीं न कहीं से वो चीज़ें इन्फ्लुएंस या प्रेशर आता है तो वहाँ पे बायस्ड हो जाता है? सर मैं गाइडलाइंस की बात करूँ, नॉट द इंडिपेंडेंट एंकर्स। सर देखिए, इन नैरेटिव पूरी दुनिया में बनाए जाते हैं, चाहे वो यूएस है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो कोई भी बड़ा मुल्क है, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो मतलब जितने बड़े ममालिक हैं, इवन बांग्लादेश, उनके मीडिया पे भी देयर इज अ सर्टेन नैरेटिव एंड देयर इज अ वॉर बिटवीन, इट्स ऑलवेज बिटवीन टू और थ्री ग्रुप्स। तो वो अब इवेंचुअली जो चैलेंज है वो ये कि हर मीडिया हाउस की कोई ना कोई सब, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे यार ये एक परसेप्शन है कि मीडिया बाइस्ड है या आज़ाद नहीं है। अल्टिल अनलेस एक पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं कि यार मैंने इस चैनल पे बैठना ही नहीं है, तो उनके गेस्ट नहीं जाते। जैसे एक सर्टन पार्टी ने एक सर्टन चैनल को कहा बायकॉट किया हुआ था। हम नहीं जाएंगे, आप किसी भी पॉलिटिकल शो में नहीं जाएंगे, किसी पे भी नहीं जाएंगे। सो अनटिल अनलेस यू गो थ्रू दैट, आप उस पर खुद स्टैंड ले लें। ये एक परसेप्शन बना हुआ है, क्योंकि हम काम करते हैं ना, हमें किसी ने नहीं कहा कि यार ये नून की खबर चलानी है, पीटीआई की रोकनी है, पीटीआई की चलानी है, नून की रोकनी है, पीपल्स पार्टी की नहीं करनी। मैंने अपने करियर में ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं देखी अनटिल अनलेस वो मतलब अभी भी खान साहब पे एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर पे बैन तो अभी लगा कि कासिम का बात चल रहा है आजकल। उन्होंने मतलब उन पे, क्योंकि वो और उस पे भी पेमरा की जो गाइडलाइंस थी वो दे वुड से कि यार ये मुल्क में नारकी फैल रही है, तो हमें लग रहा है कि हमें, तो उससे पहले तक आप ये देखेंगे पिछले 1 साल में एक प्राइम मिनिस्टर घर चला गया और उसके बाद एक नया प्राइम मिनिस्टर आ गया, एक 3 4 5 पार्टीज का लाइजॉन गवर्नमेंट में आ गया, तो स्टिल आपके दूसरे बंदे का कंटेंट आ रहा है, उसकी हर तकरीर हर मीडिया हाउस दिखा रहा है, उसकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जा रही है, उसकी यूट्यूब लाइव्स को लोग टीवी पे स्ट्रीम करके दिखा रहे हैं। तो ऐसा और अगर आप उससे पीछे जाएं तो जब उस बंदे की गवर्नमेंट थी तो उसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिखाई जा रही हैं, मरीम औरंगजेब साहिबा उस वक्त भी आती थी। तो ये एक 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 मिथ ही है कि यार एक सर्टेन लाइन पे टिल्ट, अच्छा टिल्ट भी मैं आपको समझा देता हूँ कि टिल्ट क्या हो सकता है। टिल्ट ये हो सकता है कि यार आज रात के शो में पीएमएलएन के गेस्ट होंगे, पीटीआई के गेस्ट होंगे, पीपल्स पार्टी के गेस्ट होंगे, एक मतलब हर पॉलिटिकल पार्टी की रिप्रेजेंटेशन होती है, तो आपने अगली इलेक्शन पे बात करनी है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एंकर ये कर सकता है कि वो एक सर्टन पार्टी वाले को ग्रिल कर दे, बाकी दोनों को बोलने दे और एक फटा डाल जाए। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकते। जो कहना है उन्होंने खुद कहना है, जो नैरेटिव अपना फैलाना है वो उन्होंने खुद फैलाना है। और ये ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक चैनल सुबह उठ के कहे जी कि आज मैंने सिर्फ एक सर्टन पॉलिटिकल पार्टी के हक में फेवर्स खबरें चलानी है। हर ये नैरेटिव बनते रहते हैं, बाइजनेस होगी, लेकिन पाकिस्तान में इतने चैनल्स हैं जो न्यूट्रल हैं, जो हर साइड को कवर करते हैं। और उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि हर चैनल को हर पॉलिटिकल पार्टी का बंदा देखता है। सो यू कैन नॉट लूज बिजनेस। आपको इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे आपको इश्तिहार मिलना है रेटिंग पे, और आप टॉप 5 टॉप 6 में तब रहेंगे जब आप बैलेंस्ड होके चलेंगे। एक चैनल है जिसने एक पॉलिटिकल पार्टी की लाइन ली हुई है, तो उसकी ऑडियंस एक ही पार्टी, मतलब मैंने एक, अब मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैंने एक, अगर एक पार्टी के बारे में देख रहे हैं तो मैं एक ही चैनल मेरे ध्यान में आता है, मैं उसको स्विच इन करूंगा। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि वो चैनल्स टॉप 7-8 में भी नहीं आते। उनकी सोशल मीडिया पे एक फैन फॉलोइंग होती होगी, बट एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल कम्स डाउन टू बिजनेस। अच्छा, फॉर माय अंडरस्टैंडिंग थोड़ा मैं करेक्ट कीजिएगा, मैंने अक्सर ये देखा है कि लेट्स से कि एंकर जो होता है वो बड़ा बिल्ड करता है नैरेटिव। अगर आप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हो जिस तरह उसने एक डिपिक्शन करनी है पूरे कॉन्टेक्स्ट की, दैट चेंज द माइंड, वो पहले ही प्रेशर में डाल देता होता है, ठीक है।
तो जो एंकर को गाइडलाइन या एंकर जो कर रहा है वो एक मीडिया ग्रुप के साथ लिंक्ड है और रेपिटेटिव देखा गया है कि वही एंकर या वही बंदा यूज़ एक टूल के तौर पे यूज़ हो रहा है। एक कहा जाता है कि यार ये जो XYZ बंदे हैं इनके थ्रू जाके आपकी माइंड को शिफ्ट किया चेंज किया जा रहा है। तो इस हवाले से हैव यू सीन इन योर करियर कि ये चीज़ें हुई हैं? देखिए एंकर, अगर अपने ये चीज़ें होती हैं? मैं उस पे शिफ्ट पे आता हूँ कि एंकर किसी भी चैनल का ना वो अपने इदारे की एडिटोरियल पॉलिसी को फॉलो करता है। एंकर की अपनी भी इतनी अथॉरिटी उस तरह से नहीं होती कि वो इंडिविजुअली, मतलब शो पे जितने बंदे आने हैं, जो बंदे बैठने हैं, जो शाम को चीज़ डिस्कस होनी है आपके शो पे, वो दिन में अप्रूव होती है। वो एक सर्टन हिरार्की से हो के जाती है जिसमें आपके एडिटोरियल मुख्तलिफ चेक्स होते हैं। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो कहते हैं कि यार ये वाली चीज़ नहीं करनी, दिस इज़ नॉट फिजिबल, इस पे बात ना करें या इस बंदे के उस पे करें। सो वो एंकर इज़ नेवर, कई दफ़ा होता है कि एंकर्स बहुत एम्पावर्ड होते हैं बट इवेंचुअली दे हैव टू फॉलो दैट इदारे की पॉलिसी। और जहाँ तक आपने माइंड या नैरेटिव शिफ्टिंग की बात की, वो सिर्फ मीडिया पे नहीं है, वो सोशल मीडिया पे भी ऐसे ही है। और अगली जो लड़ाई है, जो अब इलेक्शंस भी आने हैं, वो सारी नैरेटिव की है कि किसने अपना नैरेटिव कितना अच्छा सेल करना है। अब चाहे वो उसके लिए मीडिया भी एक टूल है, उसके लिए सोशल मीडिया भी एक टूल है, उसके लिए ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ भी एक टूल है, उसके लिए ट्विटर सबसे बड़ा टूल है। सो इलेक्शंस या इस किस्म की तमाम कैंपेन्स ना एक एक सर्टन नैरेटिव की ही बेस पे खेली जाती हैं। और जब पिछले एक रिजीम चेंज हुआ तो एक सर्टन पार्टी ने एक सर्टन नैरेटिव फैलाया, दूसरी पार्टी ने एक और नैरेटिव फैलाया। सो वो अब उनकी ये अब यहाँ पे आ जाती है कॉम्स, उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी के कौन कितना एक्यूरेट है अपने काम में और किसको कितनी ग्रिप है। इसी वजह से ये जो हम देखते हैं ना कि पॉलिटिकल एडवाइजर्स होते हैं या कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट्स लोगों के साथ होते हैं, उनका काम ये होता है कि उन्होंने बताना है कि हाउ टू मोल्ड डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया इनटू योर फेवर। और ये ऐसे नहीं होता कि मैं, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे एंकर, और मैं जाके कहूँगा कि यानी वो ज़रा ये बात करनी है। वो नहीं कर सकता उस तरह। चलिए, कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स जो आपने शेयर किए, पाकिस्तान में मीडिया आपका कह लें कि फ्री एंड फेयर है, आपकी स्टेट के मुताबिक चल रहा होता है, एंकर भी इन्फ्लुएंस नहीं होता, मीडिया हाउस भी इन्फ्लुएंस नहीं होता। अगर आप होता है थोड़ा बहुत। चलें, अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान की मीडिया को वेस्ट के मीडिया के साथ, तो हाउ वुड यू रेट? और पाकिस्तान अगर इम्प्रूव करना है तो वेस्ट तक क्या मीडिया आगे है या फिर पाकिस्तान का आगे है? देखिए इंफॉर्मेशन के फ्लो पे और टेक्नोलॉजी वाइज आई थिंक कंटेंट वाइज चलें आप। कंटेंट में भी आई वुड ग्रेट वेस्टर्न मीडिया ऑब्वियसली बेटर देन। मैं सिर्फ एक चीज़ में पाकिस्तान को बेहतर रेट करूँगा एंड दैट इज़ ऑथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब आप ना पाकिस्तान का कोई ऐसा मीडिया हाउस नहीं देखेंगे जो गलत या झूठी खबर चलाए। और अगर खुदा न खास्ता किसी चैनल ने चला भी दी तो उस पे एक प्रोसेस है, रिपोर्टर की गर्दन जाएगी, somebody will have to lose their job, somebody will have to be answerable। क्योंकि वो देखो ना, हिरार्की होती है, एक रिपोर्टर फाइल करता है, वो जाती है ब्यूरो में, ब्यूरो उसको देखता है, ब्यूरो चीफ की वो उससे होके वो डायरेक्टर न्यूज़ तक जाती है, वो मतलब एक इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस। सो इफ़ आई गिव अ फेक न्यूज़ के ABC ने रिज़ाइन दे दिया, तो वो वेरीफाई होती है 4-5 जगह से। वेस्ट में मैं अक्सर वो इंस्टाग्राम पे मुझे रील्स आती हैं कि वो मतलब या शायद मेरी वो एल्गोरिथम मुझे ज़्यादा दिखाता है, मुझे फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा, मतलब बाइडन की कॉन्स्पिरेसीज उनके मीडिया पे चल रही होती हैं कि बाइडन मर गया, वो उसकी कोई डमी फिर रही है अभी, और इस किस्म की चीज़ें। तो पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी इज़ 110% एक्यूरेट। अगर किसी ने गलती से कोई खबर चला भी दी तो फिर उस पर एक माजरत इशू होती है कि यार हमने उस घंटे में हमसे ये खबर हो गई, उस पर इदारा माजरत खा है। तो वो बाकी सारी चीज़ों में वेस्ट अगर प्रोसीजर वाइज या फिर रेगुलेशन वाइज इंप्रूव करना हो पाकिस्तान के मीडिया को, इंक्लूडिंग पैमरा मीडिया हाउस, तो वो कहाँ पे आपके मुताबिक गुंजाइश है, रूम है जो कि पाकिस्तान इंप्रूव कर सकते हैं जिससे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और बेहतर हो जाए और ज़्यादा क्रेडिबल हो जाए? टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशंस थोड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और जो पाकिस्तान वैसे तो ये बड़ा एंड पॉलिसी वाइज पॉलिसी, क्योंकि मैं इतना कोई पॉलिसी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट आई थिंक कि स्टेट को शायद थोड़ा सा ट्रेडिशनल मीडिया को ना साथ लेके चलने की ज़रूरत है। क्योंकि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री एक बहुत बड़ा इदारा होता है जो पाकिस्तान के मीडिया से लिंक होता है।
तो पिछले एक दौर में एक डिजिटल मीडिया विंग बना जिसने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, जिसने पाकिस्तान के सारे सोशल मीडिया लैंडस्केप को एक फोरम पे इकट्ठा किया। सो मुझे लगता है कि एक तो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस और उसके बाद स्टेट का बहुत ज़्यादा क्लोज लाइजॉन विद द मीडिया। ये नहीं कि वो इन्फ्लुएंस की फॉर्म में हो, वो पॉलिसी की फॉर्म में। जैसे प्रेस क्लब की बहुत सारी चीज़ें अभी मरीम औरंगज़ेब साहिबा के टेन्योर में उन्होंने जर्नलिस्ट के लिए बड़ी सारी चीज़ें अनाउंस की। मीडिया वैसे बड़ी लुक्रेटिव इंडस्ट्री लगती है, लेकिन इट इज़ हाईली अंडरपेड। मतलब लोग एक सैलरी पे 4-4 5-5 साल से बैठे होते हैं। इदारे की वो होती है, मतलब जो 10-20% एक पॉलिसी का रेज़ लगता है, वो लगता है। या किसी इदारे ने अच्छा बिज़नेस कर लिया तो वो एक रेज़ अनाउंस कर देगा, या कोई मैनेजमेंट बदल गई, नई टीम आ गई तो उन्होंने पैसे बढ़ा दिए। अदरवाइज़ मतलब पीपल वुड स्पेंड देयर लाइव्स ऑन अ सेम पोज़ीशन और अ सेम डेस्क एंड, और इसमें कोई पेंशन भी नहीं होती उस तरह से। वो एक प्रोविडेंट फंड कोई भी मुख्तलिफ इदारों में होता है, ग्रेजुटी आपको मिलती है। सो वो मुझे लगता है कि अगर कोई थोड़े से पैसे शैसे गवर्नमेंट का एक कोई प्रोग्राम हो जिसमें जर्नलिस्ट का ख्याल किया जाए, मेडिकल, मतलब बहुत मसाइल है। वैसे ही लगता है कि बड़ा शशका है, टीवी शीवी है, बट इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट इंडस्ट्री। और फिर उस तरह से कोई आसाइशें नहीं होती जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस या उसमें। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, शिफ्ट यूथ का बेसिकली ज़्यादा मूव कर चुका है, डिजिटल की तरफ जा चुका है। शायद अगर मैंने भी 9 बजे की न्यूज़ हेडलाइन कंज्यूम करनी है, शायद 9 बजे ना करूँ, 10 बजे जाके यूट्यूब करूँगा क्या हुआ था, ठीक है? तो ये चीज़ें जाके आपको इम्पैक्ट कर रही हैं, ठीक है? एट द सेम टाइम डिजिटल एक पूरी इंडस्ट्री है। तो मीडिया हाउसेस कन्वेंशनल उस डोमेन के अंदर बिज़नेस को, एम्पायर को खड़ा करने के लिए, या फिर वहाँ पे उस डोमेन में एक्सीड करने के लिए वहाँ पे क्या स्ट्रेटजी है? सारे मीडिया हाउसेस इस वक्त डिजिटल फोकस्ड है। टीवी है, लेकिन नाउ एवरीबडी इज स्पेंडिंग मोर मनी ऑन देयर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। टीमेल सब बढ़ा रहे हैं, सब कहते हैं कि इट्स not just the conventional TV का content, but there are channels who are putting in more money to produce the content that would actually be for the digital audiences. And not just the investment, this is a long term investment. बहुत सारे channels ऐसे मैं जानता हूँ जिन्होंने साल 1.5 साल पहले investments की और now they are at their break even. So the conventional media is like more focused on their digital media now. इसी वजह से अभी पाकिस्तान में 4-5 नए चैनल आ रहे हैं, कुछ अभी लॉन्च भी हुए हैं जिनकी आपने सोशल मीडिया पे कैंपेन्स देखी होंगी। सो वो अभी कुछ और चैनल्स आ रहे हैं। हाउ दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट, क्योंकि जो मेरे सामने कंटेंट आ रहा होता है वही आपका मेन मीडिया, उसके क्लिप्स आके निकल के सामने आ रहे हैं, या फिर उसकी हेडलाइन सामने आ रही है, या फिर उनके जो ड्रामे हैं शायद माइट भी 1 घंटे बाद मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं। तो कंटेंट तो वहीं पे बन रहा है, लेकिन वही डिजिटल पे आ रहा है। स्पेसिफिक आपने बात की वहाँ पे कंटेंट बना रहे हैं, तो वो फ्रॉम द न्यूज़ परस्पेक्टिव अगर आप कुछ बना रहे हैं तो वो क्या चीज़ है? और नंबर 1, नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आपके अंदर एक आप कह लो कि लिमिटेशन है, या फिर आपको कहीं ना कहीं आपने बड़ा सोच समझ के बोलना है। सेम अगर डिजिटल मीडिया हाउस है, अगर वो डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूस करे तो वहाँ पे क्या रिलैक्सेशन है? क्योंकि आपने देखा अक्सर सहाफ़ी जो शो में बात करते हैं लिमिटेड बात करते हैं, लेकिन वही जाके यूट्यूब पे बड़ा खुल के बात करते हैं। देखिए, जो कन्वेंशनल मीडिया के कंस्ट्रेंट्स हैं ना, जैसे डिजिटल सोशल मीडिया पे आपके पास घंटे का स्लॉट है, उसमें 15-20 मिनट का ऐड हो गया तो बाकी पीछे बचता कुछ नहीं है। आप कन्वर्सेशन उस तरह से नहीं कर सकते, और उसमें भी मारा मारी होती है और वो बहस और लड़ाई झगड़ा। मैं यही आपको बता रहा हूँ कि कंटेंट किस तरह से शिफ्ट हो रहा है ना। जो जिस इदारे के साथ मैं मुंसलिक था, वो एक पॉडकास्ट हमने शुरू किया जस्ट टू हैव दैट रूम फॉर कन्वर्सेशन, एंड वी वुड इनवाइट पीपल एंड वी वुड टॉक टू देम ऑन everything and anything, and there would be no time constraint. घंटा भी होगा, 1.5 घंटा, 40 मिनट, 50 मिनट। उसके अलावा उसी इदारे के साथ या बहुत सारे ऐसे इदारे टीवी का कंटेंट देखें, वो उससे उस टीवी चैनल का डिजिटल डिटैच नहीं हो सकता। दैट इज़ द ब्रीदर दैट इज़ रनिंग दैट प्लेटफॉर्म, क्योंकि वो आपको एक बना बनाया कंटेंट आ रहा है। तो अगर आप ये कहें कि मैं टीवी का कंटेंट डिजिटल पे नहीं चलाऊंगा, तो आप वो ज़ाया कर रहे हैं ना। वो एक दफ़ा चल गया टीवी पे, सोशल मीडिया पे इट स्टेज फॉर लाइफ, and on TV it come and go. So वो एक push है, but eventually there are channels that are producing exclusive explainers which are on air on social media, short documentaries जो social media audiences के लिए, podcast उसके एक example है। आगे elections आ रहा है तो बहुत सारे channels पे आप ऐसी campaigns देखेंगे जिसमें
इलेक्शंस के रिजल्ट्स पे बात होगी, जिस पे सोशल मीडिया के एक्सक्लूसिव एनालिसिस होंगे, जो हम बात कर रहे थे कि मॉर्निंग शोज चल अच्छा, रहे इस पे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या बेहतर होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आप बड़ा सोच के बात कर रहे होते हैं, फ़िल्टर होके आती हैं। सेम अगर मीडिया हाउस अगर डिजिटल कुछ बना रहा है तो वहाँ पे थोड़ा खुल के खेल सकते या बात कर वो सकते हैं? सिर्फ उसको 2-4 चीज़ों में लिबर्टी होगी, टाइम ड्यूरेशन, कंटेंट की थोड़ी सी पॉलिसी, बट इवेंचुअल एडिटोरियल पॉलिसी जिस इदारे के साथ आप मुंसलिक हैं, जिसका नाम आप कैरी कर रहे हैं, वो उसी की पॉलिसी है। सो वो आपको कैरी ऑन करनी है। सो अगर कोई इंडिपेंडेंट, जैसे बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन फोरम्स हैं जो टीवी चैनल नहीं है बट दे आर जस्ट सोशल मीडिया चैनल्स, वेब चैनल्स, वो अपनी मर्जी की जो भी पॉलिसी कैरी करें उस पर उनकी मर्जी है। बट अगर आप एक अच्छा, इदारे मैं का अपनी visitor हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक मीडिया हाउस आपका है, ठीक है, उसने फॉलो करना है पैमरा या स्टेट की जो भी चीज़ें आ रही हैं वो कर रहा और है, ठीक उसकी है? अपनी एडिटोरियल पॉलिसी। अच्छा, अपनी पॉलिसी जो अपनी पॉलिसी है बेसिकली हर मीडिया चाहता है फ्री एंड फेयर हो, ठीक है? और वो समहाउ फ्री एंड फेयर प्लस आपका आ रहा है ऊपर से पैमरा पैमरा स्टेट दे रहा है, ठीक है? सेम मीडिया हाउस अगर जाता है डिजिटल के अंदर जाता है, ठीक है? वहाँ पे आपकी कोई भी पैमरा की पॉलिसी डिजिटल के अंदर अभी नहीं एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक हो गया? एडिटोरियल पॉलिसी फ्री एंड फेयर होगी। तो वहाँ पे जाके क्या रूम नहीं मिलता थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंट, थोड़ा बोल्ड होके बोले, क्योंकि वो उसकी अपनी है, वो स्टेट से डिक्टेशन इस टाइम पे नहीं ले रहा। देखिए, वो रूम मिलता है लेकिन वो स्टेट से उस तरह से डिक्टेशन नहीं ले, नहीं हो क्योंकि वो आपको बाइंड भी नहीं कर सकता। लेकिन वो क्योंकि आप उसी ब्रांड से मुंसलिक है ना। अगर एक एक एबीसी चैनल, नहीं, अब ब्रांड का मोटो होता है ना, लेट्स से एक मैं कंपनी में काम करता हूँ, उसके कुछ वैल्यूज होते हैं, हमने ट्रांसपेरेंट रहना है, हमने सच दिखाना है, हमने कोलैबोरेटिव होकर काम करना है, ठीक है? एक एक XYZ मीडिया ये मोटिव सारे डिजिटल पे भी फॉलो होते हैं, ये उस पे भी जाते हैं। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ ना कि आप मतलब आप जो चीज़ टीवी चैनल पे आप बात कर रहे हैं, आप डिजिटल पे उसका 180x जाना चाह रहे हैं, 180 नहीं, मैं थोड़ा खुल के बात कर लें। अब देखें कोई के कर सकते हैं, मतलब वो उसमें फिर हर इदारे की पॉलिसी आ जाती है ना। बट इवेंचुअली पॉलिसी कहाँ से ड्राइव होती है? पॉलिसी होती है हमने उसकी आवाम को सच दिखाना है, ठीक है? अब सच दिखाने के ऊपर थोड़ा खुल के या बोल्ड, क्योंकि उसमें तो अब ये कहते हो ना कि हमें हमारे हाथ बांध दिए कहीं ऊपर कैमरा से। सच दिखाने की अगर पॉलिसी है तो वो स्क्रीन पे भी फॉलो होती है ना, वो ये नहीं, वहाँ पे नोटिफिकेशन या कुछ ना कुछ चीज़ें आ रही होती है ना, मतलब अब इतना आप जो चीज़ें आपको लगता है कि यार ये अगेंस्ट आप जा रही है, स्टेट जा रही है, अगेंस्ट अ कंट्री जा रही है, अच्छा वहाँ पे जाके आप उसको प्ले नहीं करोगे, वहाँ पे ऑन एयर नहीं होगे। लेकिन डिजिटल मीडिया पे ऑन द अदर साइड वो फैक्ट है या फिर एक एनालिसिस है जो कि अगेंस्ट आप कह लो गवर्नमेंट जाता होता है, तो वो अगेंस्ट गवर्नमेंट तो सारे एंकर्स और सारे वो करते हैं। मतलब ये भी एक मिथ है कि अगर कोई गवर्नमेंट पावर में है तो उसके अगेंस्ट आप टीवी चैनल पे भी बात नहीं कर सकते। अभी बिजली पे पैसे बढ़े हैं, देर आई हैव सीन एवरी एंकर ग्रिलिंग गवर्नमेंट। और वो ये ऐसा नहीं होता कि अगेंस्ट गवर्नमेंट के कोई बात पे कदगन होता है, बट इवेंचुअली वो अगर टीवी पे उसने 15 मिनट बजाई है गवर्नमेंट की, तो वो डिजिटल पे शायद 20 मिनट बजा लेगा, बट वो पॉलिसी सिंक ही रहेगी। ठीक है। वो उसमें शिफ्ट उस तरह से नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक इदारे के साथ ही, वो एंकर्स की अपनी पॉलिसी होती है, वो ठीक है। अपने ट्विटर पे जो मर्जी डाले। बट वंस यू आर अ डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफ अ सर्टेन चैनल, सो यू मतलब नॉट इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, बट देयर इज अ सर्टेन सेट ऑफ पॉलिसी। चलिए थोड़ा आगे मूव करते हैं। अब मुझे बताएं पीटीवी का फ्यूचर आप कैसा देखते हैं? क्योंकि पीटीवी अगर मैं लगाऊं, एक तरफ जियो पे, एयरवाई पे, बोल पे चल रहा है कि पाकिस्तान में इकॉनमी ख़राब चल रही है, एग्रीकल्चर में मसला है। पीटीवी में जाओ वही किसान भाई हमारे कुछ वो एग्रीकल्चर के इश्तहारात चल रहे हैं, वो चल रहा है। तो डोंट यू थिंक कि पीटीवी एक पाकिस्तान का 70 साल से एक इदारा है और वो उतना अपने आप को एक टू द रेलिवेंट नहीं रख सका, और ना ही वो जो कंजम्पशन भी बात करें तो पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग पीटीवी देखते हैं देहात के अंदर, तो वो एक गलत पिक्चर दे रहा है या फिर उतना कह लो प्रैग्मेटिक या फिर एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा वो आपको? यार इस पे तो मैं नहीं कमेंट कर सकता कि वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन, चलिए एक्चुअल ना कहें, मतलब उसको इट इज़ अ स्टेट इंस्टीट्यूट ना। आप देखें कि अगर आप एक सर्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, तो आप अपने सोशल मीडिया पे उस यूनिवर्सिटी के खिलाफ बात नहीं कर सकते, आप चाहे जितने मर्जी सच के वो हैं। तो पीटीवी एज पीटीवी होम या पीटीवी का कंटेंट, वो शाम को 4 बजे कारी साहब 4 बजे आगे कारी साहब पढ़ाते हैं, वो हमारे बचपन से पढ़ाते थे, वो बड़ा नॉस्टैल्जिक है। तौसीक हैदर साहब का शो बचपन से हम देख रहे हैं, जुगन काजिम को मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ। सो पीटीवी एज अ इदारा हैज़ ग्रोन अप इनटू अ मैसिव, आई वुड से, एम्पायर। क्योंकि पीटीवी
पीटीवी बुलान है, पीटीवी नेशनल है, पीटीवी होम है, पीटीवी न्यूज़ है और पता नहीं कितने कितने चैनल, और पीटीवी की बड़ी मैसिव रीच है. आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन द कंटेंट एंड एवरीथिंग, बट पीटीवी पिछले 6, 7, 8, 10 महीने, साल डेढ़ में मैंने पीटीवी न्यूज़ HD हो गया, पीटीवी ने अपना OTT प्लेटफॉर्म निकाला, आईफ्लिक्स का नाम था. सो वो गवर्नमेंट की, क्योंकि इट वर्क्स डायरेक्टली विद द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, सो वो मतलब ये मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पीटीवी इज़ ग्रोइंग लाइक अ प्राइवेट मीडिया हाउस. आप पीटीवी का कंटेंट उठा के देखें, सबसे ज़्यादा प्रोग्राम्स ना पीटीवी न्यूज़ पे आते हैं. पीटीवी प्रॉफिटेबल है? पता नहीं, अब बिल में पैसे आते हैं वो मैंने देखे, बट मैंने देखा है कि जितने एड्स नॉर्मल टीवी चैनल्स पे चल रहे होते हैं उतने ही पीटीवी पे चल रहे होते हैं. तो वो तो अब मुझे नहीं पता प्रॉफिटेबल है या नहीं है, बट प्रॉफिटेबल है ही तो चल रहा है. अदरवाइज आप पीटीवी पीटीवी न्यूज़ का यूट्यूब चैनल देखें ना, तो उसकी जो लाइव स्ट्रीम चल रही होती है 24/7, मैंने इतनी अच्छी स्ट्रीम नहीं देखी. उसको आप बेशक इधर उस पे चलाएं प्रोजेक्टर पे, उसका एक पिक्सल भी डिस्टॉर्ट नहीं होता. सो वो रीज़न क्या है, मतलब उसकी? मतलब वो टेक्निकली पहले पीटीवी की कोई लाइव स्ट्रीम ही नहीं होती थी. अभी कहने का मकसद ये है कि दे आर इन्वेस्टिंग मनी एंड पावर इनटू मेक, जैसे रेडियो पाकिस्तान एक सरकारी इदारा है, कोई रेडियो नहीं सुनता. रेडियो पाकिस्तान का पॉडकास्ट एक बंदे ने प्रपोज किया और उन्होंने शुरू किया, और रेडियो पाकिस्तान के पॉडकास्ट के नाम से एक सीरीज़ आती है. सो आप इवेंचुअली जो कन्वेंशनल मीडियम्स है या जो ऐसे चैनल्स जो सरकार के अंडर थे, उन पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा हो रहा है, और अल्लाह करे कि आने वाली गवर्नमेंट्स भी उसको उस तरह से रखें, क्योंकि जितना मर्जी वो प्राइवेट मीडिया ग्रुप्स आ जाए, जो स्टेट ओन्ड चैनल है उसकी माइलेज ही है. हमारे घर में एंटीना होता था, उसमें सिर्फ पीटीवी आता था. केबल तो 2012, 13, 11, 12 के करीब है. ऑब्जर्वेशन है एक कि न्यूज़ मीडिया आपके बंद हो रहे होते हैं, ठीक है. अक्सर कोई ना कोई ब्लैकआउट हो रहा होता है, कुछ भी रीज़न हो सकती है, पैमरा और बिटवीन द मीडिया हाउस चल रही होती है. अगर सोशल मीडिया को पाकिस्तान में बंद कर दिया जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, काफ़ी सैंक्शन आ जाएंगे, लेकिन फिर भी समहाउ पाकिस्तान में सोशल मीडिया को जब आपके हाई पॉइंट्स आते हैं पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कोशिश की जाती है कि उसको स्लो डाउन कर दिया जाए. अगर पाकिस्तान में सोशल मीडिया क्या कम्प्लीटली बैन हो सकता है? अगर हो सकता है तो पाकिस्तान को कौन से चैलेंजेस या सैंक्शन का सामना करना पड़ेगा? मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान में कम्प्लीटली सोशल मीडिया ब्लैकआउट या बैन हो सकता है. पहले भी जब भी कोशिशें की गई कुछ सर्टेन इवेंट्स पे बैन को ब्लॉक करने की, तो हम सब ने VPN पे यूज़ की हैं चीज़ें, हमने फिर भी नहीं छोड़ा. सो until Pakistan can never become China, Pakistan can never become North Korea. तो वो until unless you have an alternate तब आता है जब आपने 10 साल पहले की, मतलब आज से 10 साल बाद हो सकता है पाकिस्तान में कोई नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्टेट लेवल का आ जाए और फिर वो रहे और बाकी सब बैन हो जाए. बट आई डोंट सी इट, क्योंकि बाकी मुल्कों में तो ये है ना कि दे हैव देयर रीजनल ऑफिसेज, दे हैव देयर कंप्लीट लाइजॉन. इधर पाकिस्तान में स्टेट को एक ट्वीट डिलीट करानी होती है तो इट टेक्स अ लॉन्ग रूट. फेसबुक का लाइजॉन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, गूगल का भी है. ट्विटर एलान के आने के बाद तो वैसे ही नहीं सुनता, वो फ्री स्पीच के उसमें आ जाता है. तो वो आई डोंट थिंक सो इट इज़ इवन अ पॉसिबिलिटी दैट इट वुड बी कम्प्लीटली शट डाउन. अच्छा, अगर बात करें सोशल मीडिया आपका एक काफ़ी आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे अगर आप अच्छा बोलते हो या आपके पास कंटेंट है आप अर्न कर सकते हो एक एक्सपेक्टेबल फॉर्म के अंदर. एट द सेम टाइम सोशल मीडिया का जो किरदार है, एक कंपैरिजन अक्सर एक आजकल की जनरेशन Z के अंदर बहुत ज़्यादा है. कुछ भी खा रहे हैं वो उठा के पोस्ट कर रहे हैं, स्टोरी डाल रहे हैं, और बार बार देखते, इवन मेरे दोस्त भी हैं वो जाके देखते हैं कितने लाइक्स, कितने कमेंट, कितने रिएक्शंस आ गए हैं. तो हम किस तरफ जा रहे हैं? सोशल मीडिया को स्क्रीन टाइम हमारा इतना बढ़ चुका हुआ है. हाउ वुड यू जस्ट कमेंट ऑन एंटायर कॉन्टेक्स्ट? I think that social media has converted us into एक ऐसा हर्ड है लोगों का जो एक मुसलसल दौड़ में है, एक ऐसी चीज़ की जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, एक ऐसी वैलिडेशन की जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं. अगर मेरे इंस्टाग्राम पे 2 लाख फॉलोअर्स हैं तो मेरे जनाजे पे 6 बंदे भी नहीं होंगे.
सो हमें ये वैलिडेशन है कि यार मेरे इतने लाइक्स बन जाए, मेरी रील वायरल हो जाए, मेरे इतने फॉलोअर्स हो जाएं, मेरी पोस्ट पे इतने लाइक्स आएँ, तो फिर उसके बाद क्या? और इन तमाम चीज़ों को परसू करने के लिए हम समहाउ जो होती है ना वायरलिटी की तरफ अचीव करने के लिए मसालेदार कंटेंट बना जो कि रियलिटी से बड़ी दूर होती हैं और वो जाके पॉल्यूट कर रहा है आपकी इस इंडस्ट्री को। समहाउ अब हम कहते हैं फ्रीडम है, आप जो जाओ चाहो बोल लो, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको एक चीज़ फैक्ट्स या नॉलेज नहीं पता, फिर भी हर कोई बंदा एक कैमरा और माइक उठा के वो बातें कर रहे हैं, तो समहाउ वो चीज़ें आपको दूर कर रहा है रियलिटी से। एट द सेम टाइम उसकी परसुएंस यही है कि उसका पैसा मिले और उसको फेम मिले। वो रियलिटी से आपको इसलिए भी दूर कर रहा है कि आप क्वालिटी में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप वायरल होना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं सेंटोरस में जाऊं तो 6 लोग देख के कहें ओह ये तो वो वाला बॉय है, इसकी वो वीडियो देखी है तुमने। सो हम में हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरी इंक्लूडिंग माई सेल्फ एट times it gets really toxic for me as well because it's my profession. Or I never wanted to have an influence on social media. I wanted to make more money. पैसे आए नहीं, लेकिन साथ वो एक उसकी बाय प्रोडक्ट आ गई, इन्फ्लुएंस, और वो इंस्टाग्राम और ट्विटर और लटरम पटरम। सो आप एवरीबडी, मतलब पता नहीं क्यों हमें ये लगता है या क्यों मैं जिससे भी, मुझे इंस्टाग्राम पे इतने डीएम्स आते हैं, सर मेरी स्टोरी शेयर कर दें, मेरा प्रोफाइल मुझे फॉलो कर लें, मेरी ये कोई टैग कर देता है, इसको रीशेयर कर दें, आपके फॉलोअर्स देख लेते हैं, एंड आई डू इट कि ओ यार चलो किसी का कोई भला हो जाएगा, किसी की कोई ईगो सेटिस्फाई हो जाएगी, या उसको मतलब किसी ने कोई कहा तो लोग ना करो, तो फिर कहते हैं ओहो ये तो देखा ऐसा है, ये तो वैसा, ये तो करता भी नहीं। I don't know, and at times I try to learn and understand why do everybody wants to get famous. मुझे अगर खुदा ने हिम्मत दी या कोई पावर दी तो I would like to have a hut somewhere in mountains या किसी गांव में, या मैंने कोई एक नज़्म भी लिखी थी कुछ अर्सा पहले कि मैं अब की बार गांव गया तो लौट कर नहीं आऊँगा। तो मुझे अगर ज़िंदगी ने मौका दिया तो मैं ये इन रोशनियों से दूर प्रेफर करूँगा कि एक गांव में मेरा घर हो और बस मैं सुबह उठूँ तो मेरे पास दिन के खाने का इंतज़ाम हो। पता नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हाई डू वी एज अ जनरेशन आर becoming so hungry for influence, for fame, for something that is not even reliable or lifelong, and we don't have any value to get it. हमारे पास कोई स्किल भी नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू एडिशन भी नहीं है जो हम कर सकें, बट फिर भी हमें मशहूर होना है। आई थिंक हम थोड़ा इवॉल्व हो जाएंगे। आई ट्रूली एग्री विद योर पॉइंट ऑफ व्यू। जिस तरह से एक बच्चा ग्रेजुएट होता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि अच्छी जॉब हो जाए मल्लाई के अंदर, उसके बाद 1-2 साल में वो गाड़ी कर ले, घर कर ले। वंस ही गेट इट बाय 30, बाय 28, किसी को जल्दी किसी को बाद में मिल जाती होती है। बाद में जाके ना उसके लिए कोई बड़ा ड्रीम या पर्पस लाइफ के अंदर नहीं होता। सेम विद उसके बाद जाके उसको अंदाज़ा होता है कि जिस चीज़ के व्हाट आई हैव बीन परसुइंग फॉर द ईयर्स वो चीज़ थी ही नहीं, उनका बबल बर्स्ट हो जाता है। एट द सेम टाइम सोशल मीडिया पे भी जो लोग आते हैं बेसिकली वो इन्फ्लुएंस होते हैं, यार वो देखो वो बैठ के मुनाल में खाना खा रहा है, वो देखो यार वो कराची में जाके स्कूबा डाइविंग कर रहा है, वो उसके बाद एक कंपैरिजन वो दौड़ में लग जाता है। उसके बाद वो एक टाइम आता है जिसका इवॉल्व होने के बाद ही विल रियलाइज इवेंचुअली कि यार ये लाइफ नहीं अल्टीमेटली ना, मैंने इससे आगे निकलना है। एट द सेम टाइम एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक होता है ना कि यार मैं इस चीज़ को नहीं मानता या बिलीव नहीं करता होता। फॉर एग्जांपल के सोशल मीडिया, एक बच्चा वो सोशल मीडिया इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता, ठीक है, मतलब वो थोड़ा अपना काम कर रहा है, वो आता है, ही इज़ वेरी गुड, वो 9 to 5 अपना दफ्तर काम करता होता है, जो भी करता होता है, व्हाट्सएवर इतना अलग कट रहता है, ठीक है। एक बच्चा वो जो कि सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हुआ है, उस पिनिकल पे पहुंचा है, उसके बाद जाके वो छोड़ता होता है। तो मेरे ख्याल से देयर इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू काइंड ऑफ पर्सन। एक होता है ना एक बुराई से बच गया, एक बुराई करने के बाद उसको छोड़ना। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दिस। तो मैं विद टाइम पीपल विल इवेंचुअली लर्न। लेकिन एट द सेम टाइम ये स्क्रीन टाइम वगैरह बढ़ चुका है, तो हाउ डू यू सी के कितना मेंटल आपका इम्पैक्ट आ रहा है या इफेक्ट आ रहा है मेंटल हेल्थ के ऊपर? यार एक बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन आई वांट टू रिक्वेस्ट everybody who is watching this to not post when you're having
a good food na, let's pledge and let's promise to ourselves that we would not post it on our social media. उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि जो मुल्क के हालात हैं और जितनी इन्फ्लेशन है और जिस किस्म के हालात चल रहे हैं ना, there are people who are hardly managing to meet their ends. I know families जो 3 वक्त का खाना खाती थी लेकिन अब वो 2 वक्त का उन्होंने कर दिया क्योंकि उनके माली हालात ऐसे नहीं हैं. सो आप स्कूबा डाइविंग, आप मूवी देख रहे हैं, जो मर्जी डालें यार. जब आप जस्ट पुट योर सेल्फ इन समबडी एल्सेस शूज़ ना, कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं और आपके पास, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया एंड देन सडनली सुहेब और फहद पोस्टेज एन इंस्टाग्राम स्टोरी where he is having steak or he is having good food or something ना, आप चलो एक अगले को तो आपने हर्ट किया ही करा, वो कहेगा कि अल्लाह मेरे से, मतलब मैं एम आई चाइल्ड ऑफ अ लेसर गॉड, के मेरे से क्या गलती हुई कि तू मुझे नहीं दे रहा. वो तो हर्ट हुआ, लेकिन आपको क्या मिल गया? मतलब कि आपने खाना खा लिया, यू हैड गुड टाइम, सो व्हाई टू एडवर्टाइज इट ऑन सोशल मीडिया? जहाँ तक बाकी एक्टिविटीज़ हैं, चलो आप घूमने गए, आपने फॉर मेमोरीज यू सी फ्रेंड्स एंड यू वांट टू कीप इट ऑन इंस्टाग्राम. तो मैं मेरे इंस्टाग्राम पे दोस्तों की शादियों की, इवेंट्स की, कहीं कोई लेक्चर था, कोई टीवी शो था, वो मैं डाल देता हूँ कि कल को बेगम आएगी तो उसको दिखाऊंगा कि देखो भाई का प्रोफाइल देखो तुम. लेकिन ये ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन ये खाने वाली चीज़ें ना, अल्लाह का वास्ता, ये मुझे बड़ा, एंड आई एडवाइस माई फ्रेंड्स एज वेल, कि ये मुझे बड़ा पेनफुल होता है. और जो आपने बात की ना कि कोई बंदा किसी के साथ कंपैरिजन्स में जाके फिर वो कहता है कि मैंने भी ये करना है. आपकी अपनी ज़िंदगी है और आपकी अपनी दौड़ है. आपने उसमें, मतलब आप जितना मर्जी जोर लगा लेना, आप मलिक रियाज नहीं बन सकते, आप एलॉन मस्क नहीं बन सकते जब तक अल्लाह ना चाहे. वो मुझे एक शेर याद आ रहा है कि कर लूँगा जमा दौलत व ज़र, फिर उसके बाद क्या, ले लूँगा शानदार सा घर, फिर उसके बाद क्या, मौज आएगी तो सारे जहान की कर लूँगा सैर, वापस वही पुराना घर, फिर उसके बाद क्या. कि आप, मतलब वंस यू वांट टू बाय अ होंडा, यू वुड, जब आपके पास होंडा आ जाएगी फिर आप मर्सिडीज़ मांगेंगे, फिर आप ऑडी मांगेंगे, फिर आप V8 मांगेंगे. सो इंसान की ख्वाहिश का कोई स्टॉप ओवर नहीं है. आप इवेंचुअली, वो चाहे आप किसी के साथ कंपैरिजन में हो या ना हो, ये आपने ख़ुद को समझाना है कि भाई मेरी ये वैल्यूज़ हैं, मेरी ये दौड़ है. और मैं आपको बताऊं कि चीज़ों के पीछे भागने से चीज़ें नहीं मिलती, चीज़ें देने से मिलती हैं. आपको मोहब्बत चाहिए, आप लोगों को मोहब्बत दें. आपको पैसे चाहिए, आप लोगों को पैसे दें. आपको जो चीज़ चाहिए वो आप देंगे. खुदा की दुनिया का कानून है, वो लौट के आप तक आएगी. हमारी हर चीज़ में ना अल्लाह ताला ने किसी ना किसी का हिस्सा रखा हुआ है. आपका ये को फाउंडर मुझे मिला, ये जितने भी पैसे कमा रहा है, इसमें इसके एम्प्लॉयज़ का हिस्सा है. आपके रिस्क में किसी ना किसी का खुदा ने हिस्सा रखा है. वो आपको आपकी वजह से नहीं मिल रहा, वो किसी एक की वजह से मिल रहा है. आपको अल्लाह ने फेम दिया है, उसमें भी किसी का हिस्सा है. आपको अल्लाह ने इन्फ्लुएंस दिया है, पावर दी है, वो भी इसलिए दी है कि आप लोगों के काम आ सकें. आपको कुछ भी, आपकी, अगर किसी को ये लगता है ना कि मैं बड़ी शय हूँ भाई, मैं बड़ी गेम हूँ, इंसान कोई गेम नहीं है. इंसान सिर्फ मिट्टी है और मिट्टी की कोई गेम नहीं होती. आपको जो अल्लाह ताला देता है वो आपको इसी वजह से मिलता है कि आपने उसमें से दुनिया में अपना रोल प्ले करना होता है. सो इफ़ यू स्टार्ट रनिंग आफ्टर थिंग्स यू वुड नेवर गेट देम. ये वो कहते हैं ना कि चीज़ों के पीछे जितना भागोगे वो उतना तुमसे दूर भागेंगी. तो आई हैव लर्नड दिस. ट्रूली सेड. कहीं मैंने पढ़ा था कि आपके स्किल्स का या आपकी मेहनत का ताल्लुक आपके रिस्क से नहीं होता. आपका जो रिस्क का ताल्लुक होता है वो कितना आप सोसाइटी में दोबारा आप देते हो, तो रिटर्न बैक करते होते हो. तो मेरे ख्याल से हम लोग समहाउ अपनी लाइफ की दौड़ में, अगर मैंने अच्छी जॉब करनी है, करियर बनाना है, पहुंच जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली व्हेन इट कम्स टू गिविंग बैक टू द सोसाइटी, हम कहीं ना इतने मुखलिस नहीं होते. मेरे ख्याल से आइदर हम क्या कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत किसी की हेल्प कर दी, लेकिन व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट
इम्पॉर्टेंट कि आप किसी बच्चे को गाइड करो जिस पाथ से आप गुजरे हो. लेट्स से अगर मैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से मैंने इंजीनियरिंग की है, ऐसे बहुत से बच्चे हैं. मतलब मेरा बैकग्राउंड ये था कि शायद इंजीनियरिंग में इतने फाइनेंशियली मैं स्ट्रगल करके पहुंचा वहाँ पे. वेस्ट थे, मेंटोर थे, बताया स्कॉलरशिप होती है यहाँ पे, आप फाइनेंस की लोन ले लो. अगर ये चीज़ अगर आप जाके सोसाइटी में दोबारा बताओगे, किसी बच्चे को हेल्प आउट करोगे, डेट इज़ मोर बेनिफिशियल कि आप किसी बच्चे को 5,000 10,000 रुपये दे दो. तो एट सम हाउ हम सोसाइटी में लैग करते हैं, इस पॉइंट के ऊपर लैग करते हैं. और हमें पता नहीं ये जोम है सुहेब के, ये सब हमारा है. मैं डिज़र्व करता था ये नौकरी, मैं डिज़र्व करता था ये पावर, ये इन्फ्लुएंस. आप साथ लेके आए थे. हाँ, आपको अल्लाह ताला ने इसी दुनिया में दिया है ना. मतलब जिसके पास अच्छी गाड़ी है वो ये नहीं कि पैदा हुआ था तो गाड़ी बाहर खड़ी थी. उसको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में आने के बाद दी. या जिसको पैसे मिले या जिसको नाम मिला, जिसको काम मिला, आप साथ कुछ भी नहीं लेके आए थे और आप साथ कुछ लेके भी नहीं जाएंगे. तो फिर ये हमारे क्या वो भरम है कि हमें लगता है कि मेरे तो वड्डा तो कोई है ही नहीं भाई, मैं तेरा भाई देख, तू देख मेरा सिक्का कैसे चलता. आपका कोई, यू डोंट इवन मैटर इन दिस यूनिवर्स. मेरी बहुत एक फेवरेट तस्वीर है, जेम्स वेब टेलीस्कोप की तस्वीर है यूनिवर्स की. उन्होंने पिछले साल ली थी और फिर मैंने एक डिजिटल आर्ट वर्क्स की सीरीज़ बनाई. और एक दिन मैं ऐसे ही उस तस्वीर को देख रहा था. मैं आपको भेजूंगा भी, आप लोग इसमें एडिट में भी डालना. वो ऐसे कायनात की एक तस्वीर है और उसमें ना रोशनियां हैं छोटी छोटी. उसमें आपकी दुनिया कहीं है ही नहीं. ये आपको लगता है कि गोला इतना बड़ा है. लार्जर पिक्चर में इट्स नॉट इवन अ डॉट. जो जिस एंगल से खुदा आपको देख रहा है या जिस एंगल से कायनात आपको देख रही है, उसमें आप मैटर नहीं करते. फिर जब आप उसमें जूम इन करते हैं तो आपको ये दुनिया नज़र आती है. फिर उसमें आपको हमारे जैसे इंसान नज़र आते हैं जिनकी अनाएं, जिनकी ईगोज़, जिनके भरम. हम सब खुद को खुदा समझते हैं कि मैं इस फील्ड का बाप हूँ या मैं इस काम का मास्टर. आप मैटर ही नहीं करते उस बड़ी चीज़ में. मुझे वो इतना फैसिनेट करती है. एंड इट keeps giving me that reminder that we don't matter in this universe. और मुझे इतना पसंद है, मैंने उसको अपने लैपटॉप का कवर बना लिया है और वो मैंने उसको पीछे चिपकाया हुआ. मैं जब भी काम करने बैठता हूँ तो it gives me रिमाइंडर. और आप ये देखें ना कि आप मैटर ही नहीं करते. some very fine day you will have a last meal with your friends. You will see your family for the last time. You will meet your people for the last time, and you would not even know that you are meeting them for the last time. And then suddenly one morning you would wake up and you would get to know कि यार वो तो नहीं है आज, कल तो मेरे साथ ही था, आज नहीं है. और यही हमारे साथ होना है. हम आज हैं, हम नहीं पता हमें कि कल हमने होना है कि नहीं होना, या अगली सांस हमारे पास है या नहीं है. और आप ये देखें कि हमें ये लगता है कि मैं बड़ी तोप चीज़ हूँ, मैं बड़ा मास्टर हूँ, मेरी बड़ी पीआर है, मुझे बड़ी दुनिया जानती है, मेरे बड़े लोग हैं मेरे साथ. कितने लोग आपको याद रखेंगे यार. इसके साथ अगर आपको जहन का सुकून नहीं है ना, पीस ऑफ माइंड नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं हो. आप अगर एक रेडी वाला जिसकी वालदा को शुगर है, उसके बच्चों को पोलियो है, दिन में कमाई नहीं की, उसके बाद भी जाके सुकून से वो सोता है ना, तो ही इज़ मच बेटर जो एक बंदा 1.5-2 लाख की जॉब कर रहा है, एक उसके बाद भी वो सोच रहा है मैंने बड़ा घर लेना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, तो उससे कई गुना बेहतर वो है. तो पीस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और सुकून, मुझे पता नहीं हाउ डू आई फ्रेज दिस, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सुकून इज समबडी यू कैन पीस. यू कैन नॉट मास्टर पीस, यू कैन नॉट लर्न इट ओवरनाइट. you just need to know that everything, you just need to know that everything in this universe, it belongs to this universe. It's not yours. आपकी अपनी ज़ात भी, मतलब आप एक दिन आप सुबह उठेंगे, आपके पास, मतलब आप देख रहे होंगे लेकिन आप हिल नहीं सकते. आप के आसपास के लोग, आपकी फैमिली would see you for the last time and you're gone. कितनी देर लोग आपको याद रखेंगे, कितनी देर लोग आपकी कब्र पे आएंगे. जो दुनिया में रह जाना है वो
काइंडनेस है, वो एम्पैथी है, वो कंपैशन है जो आप छोड़ के जाएंगे। कि किसी के साथ आपने किसी मुश्किल टाइम में वफा कर दी थी, किसी वो जो हम बात कर रहे थे अभी, है हुक्म है आका का ना तलवार उठाना, कि आपके पास पावर थी, आपके पास इन्फ्लुएंस था कि आप बदला ले सकते थे या आप बुरा कर सकते थे। आपने कहा नहीं, मैं तब जाके खुदा पे लेट छोड़ता गो हूं। करना ना, वो जो सुकून है ना, वो इट्स काइंड ऑफ थिंग कि आपको कहीं और से वो नहीं मिल सकता। बहुत लोग, मैं आई यूज्ड टू बी अ वेरी एंग्री पर्सन इन माय यूनिवर्सिटी। और मैं इतना, मुझे गुस्सा आता था, मैं इतना, पता नहीं क्या टाइम था वो। एंड देन सडनली व्हेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग एंड आई वाज टोटली अ डिफरेंट पर्सन। आप मुझे थप्पड़ मार के भी चले जाएंगे ना, तो आई वुड नॉट से एनीथिंग एंड आई वुड से कि यार चलो अल्लाह देख लेगा मैं तुम्हारा। लेकिन मुझे जब हम ये बात करते हैं ना कि हम अल्लाह पे छोड़ रहे हैं, कोई भी मामला हो, मतलब आप परेशान हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप ये नहीं कि आप उसके लिए पिट रहे हैं, रो रहे हैं, आप कहते हैं यार चलो अल्लाह देख रहा है, अल्लाह दे देगा मुझे जब उसको बेहतर लगेगा। या आपके साथ कोई ज्यादती कर जाए, या आपके साथ कोई बुरा कर जाए, या ज़िंदगी में आपके साथ कोई मिसहैप हो जाए, रिवेंज इज समथिंग, नफरत, गुस्सा, बदला, ये वो इमोशंस हैं जो इंसान को ना इंटरनली डैमेज करते हैं। एंड दे हमें ना मोहब्बत तो वैसे ही नहीं करनी आती, तो हमें नफरत भी नहीं करनी आती। हम मतलब उसमें भी एक सर्टेन लिमिट से आगे निकल जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जब आप, इफ़ आई डोंट लाइक यू और यू हैव डन समथिंग टू मी, या आई हैव डन समथिंग बैड टू यू, तो व्हेन यू गेट इनटू दैट मोड ऑफ रिवेंज कि यार मैं जिसका मैं करता हूँ बंदोबस्त, तो फिर आपने उसको अपने हाथ में ले लिया। फिर अल्लाह ताला ने कहना कि नाउ इट्स योर कॉल, अब आप इसको खुद हैंडल करें। जिंदगी में पीस कैसे लाया जाए? हाउ कैन वी ब्रिंग पीस इन आवर लाइफ? सही। कैसे काम एंड कंपोज रहना, जिस तरह आपने वो बात की है ना, मतलब इवेंचुअली अगर मेरे साथ भी कोई बंदा बुरा कर रहा है ना, अगर एक लेट से कि दफ्तर के अंदर अप्रेजल हो रहा है और मैं ज़्यादा काम किया और ज़्यादा उसको मिल चुका है, एट दैट मोमेंट मुझे थोड़ा सा बुरा फील होगा, ठीक है, उसके बारे में। लेकिन ओवर द टाइम जाके शायद 2 हफ्ते बाद मैं प्रिंसिपली अलाइन करूंगा, मुझे इतना रिएक्ट करना नहीं चाहिए था। शायद उस टाइम अपने मैनेजर को या टीम लीड को मैं कह भी दूं या कुछ गुस्से में ना, लेकिन उस टाइम पे अपने आप को कैसे कामनेस एंड कंपोजर लाई जाए अपने। भाई ये मुझे नहीं समझ आती कि ये कहाँ से आता है, ये कैसे आता है। मेरे ख्याल में ज़िंदगी सिखाती है, क्योंकि हम ना प्रॉब्ली वी एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड फ्रॉम पीपल अराउंड अस। और वो एक एक्सपेक्टेशन के साइकिल में ना हम, अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, वो उसकी एक जॉब थी, एक सर्टेन अमाउंट उसको मिल रही थी, और वो दैट इंडिविजुअल नेवर वांटेड टू वर्क। उसका था कि यार मैं बस, मेरा अपना एक घर हो और मैं बस सुकून से ज़िंदगी गुजारूं। और मैं उसके साथ अक्सर ये बात करता होता हूँ। एक वन फाइन डे वी वोक अप एंड वी फाउंड आउट कि यार इसकी $2000 की नौकरी लग गई एक इंटरनेशनल इदारे में। एंड आई वुड रैंडमली टेक्स्ट देम एंड आई वुड आस्क कि हाँ भाई अब तो तुम्हारी, मतलब उसकी मेरे से भी ज़्यादा सैलरी है और पहले मेरे से भी कम थी, कि मतलब अब तुम्हारी ज़िंदगी सुकून में। एंड दे वुड टेल मी कि नहीं यार वो पता नहीं यार ज़िंदगी में सुकून नहीं आ रहा। और ये मुझे भी, कायनात का कोई निज़ाम है ना कि जब व्हेन यू स्टार्ट रनिंग आफ्टर थिंग्स ना, यू नेवर गेट देम। सो दैट पर्सन नेवर वांटेड मनी एज एन ऑप्शन और अ करियर फॉर देमसेल्फ। दे जस्ट वांटेड कि यार मेरा एक घर हो, मैं सुकून करूँ, मुझे ये बाहर ना आना पड़े। तो अल्लाह ताला ने उसको एक और चीज़ दी। अब मैं उसको कहता होता हूँ कि यार जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव, यू एटलीस्ट यू कैन सी योर पेरेंट्स डेली, यू हैव अ फैमिली, तुम्हारे पास पैसे भी अच्छे हैं। अब ये एक केस है जिसके पास बेहतरीन पैसे हैं, शायद उसकी ज़िंदगी में कोई एक आधी कमी हो जो जैसे आप बात कर रहे थे, वो इट हॉन्ट्स यू टिल द एंड। अब नाउ देयर इज अनदर पर्सन, आई वुड, वो भी मेरा दैट फ्रेंड ऑफ माइन, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, हम रोज़ मिलते हैं। वो जो द गाय हु केम टू ड्रॉप मी जब हम अभी आए थे, तो अब वो हम सुबह शाम उठते कहते यार पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे कमाने, और बस वो हम पिटते ही रहते हैं। वो उसकी ज़िंदगी में पैसे नहीं आते। उसके पास पैसे हैं, उसके पास सब कुछ है, उसके पास स्टिल दे आर नॉट हैप्पी।
इसके पास पावर है, इसके पास इन्फ्लुएंस है, इसके पास अच्छी गाड़ी है, बट ही इज़ नॉट हैप्पी. हैप्पीनेस इज समथिंग यू हैव टू क्रिएट फॉर योर ओन सेल्फ. मोहब्बत के अगर हमें कायदे कानून नहीं आते, नफ़रत के नहीं आते, तो हमें खुश रहने के भी नहीं आते. हम एक एगनी में, एक दुख की कैफियत में हम सारे जीते हैं कि इस एक लम्हे में जिसमें मैं आपसे मुखातिब हूँ, मैं इस एक लम्हे में ज़िंदा रहना चाहिए हूँ. लेकिन मुझे क्या पड़ी है कि मैंने इधर से निकल के जिम जाना है, मैंने फ़लाने से मिलना है, मैंने घर भी जाना है, इतना टाइम हो गया. अगर हम उस एक लम्हे का शुक्र करने लग जाए ना कि आपने मुझे बुलाया और मैं स्टार्टअप पाकिस्तान पे आया, अब ये एक इंस्टेंस है जिसमें मुझे खुश रहना है कि मुझे आपके लिए विन विन सिचुएशन है कि मैं आया और मेरे लिए ये है कि स्टार्टअप पाकिस्तान ने मुझे बुलाया, या मैं खाना खा रहा हूँ, मैं ये पानी पी रहा हूँ, तो मुझे उस एक, वो हमारे एक दोस्त हैं बिलाल साहब, वो उन्होंने एक मुझे किताब रिकमेंड की, द पावर ऑफ नाउ. बहुत खूबसूरत किताब है, आप लोग उसको पढ़ें कि आपकी ज़िंदगी उस एक लम्हे में है. लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम पास्ट में जी रहे हैं, हम फ्यूचर में जी रहे हैं. वो लबेया नहीं, वो पता नहीं लबेगा कि नहीं लबेगा आने वाला. सो अगर हम उस एक लम्हे में रहने लग जाए ना, जिस एक लम्हे में खुशी है, सुकून है, तो वही इवेंचुअली आपकी ज़िंदगी का सुकून है. वेरी ट्रू. लेकिन ये बड़ा आइडियल केस है ना, अगर आप हम इस तरह रह लें. लेट्स से अगर अब मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो अभी मैं आपके साथ ही, मेरा दिमाग, मेरी थॉट, सब कुछ आपके साथ है. ऐसा नहीं कुछ ना कुछ होती है कि मैंने कल दफ्तर में क्या करना है, आज क्या किया है, मतलब वो इसके बाद क्या करना है. लेकिन ज़्यादा आइडियल केस से थोड़ा सा नीचे अगर आप आ जाएँ तो एक होता है एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई काम कर रहे हो, उसका आपका दिल नहीं लग रहा, एट द सेम टाइम एग्री करो, सोहेब यार ठीक है, मैंने कुछ प्रेजेंटेशन बनानी थी और मैं उतनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ठीक है. उसके बाद भी उसका आप अपना 100% दे रहे हो उस स्टेट ऑफ माइंड, उस पोटेंशियल, उस कैपेसिटी के अंदर, तब जाके सुकून आ जाएगा. आप नमाज पढ़ रहे हो, आपको ख्यालात वसवसे आते हैं, एग्री करो, एक्सेप्टेंस करो, इंसान खता होती है. उसके बाद 100% आपने कॉम्बैट किया, यार नहीं मैंने इसको डिट्रैक्ट करना है, वापस अटेंशन पे आना है. तो अगर आप उस चीज़ पे आ जाओगे ना, तो आपको एक थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड, जो मेरे एक्सपीरियंस से है 20-25 साल जो भी है, उसके मुताबिक यही है कि एक्सेप्टेंस और उसके बाद रियलिटी में रहना तो आपको सुकून देना शुरू कर देता है. रियलिटी, आपने वो बात कर दी ना कि दिस इज द रियलिटी वी आर लिविंग, नॉट द पास्ट व्हिच आई हैव लॉस्ट एंड नॉट द फ्यूचर व्हिच आई डोंट नो व्हाट ब्रिंग. खैर ये बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर से. तो एट द सेम टाइम जो इन्फ्लुएंसर अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें ये चीज़ भी प्रोपेगेट करनी चाहिए कि दिस इज़ नॉट द लाइफ. जिस तरह वो हम सोशल मीडिया अपनी अच्छी चीज़ डालते होते हैं, नॉट एवरीबडी इज हैप्पी विद द लाइफ यू सी. और लॉन्गर रन में ना, जिस तरह हम कहते हैं ना कि वाटर स्कार्सिटी आने वाला 2-3 साल के अंदर, आपकी गैस खत्म होने वाली, मुझे ऐसा लगता है कि जो जितनी भी जनरेशन है ना ये वाली, इसने इसको फैंटेटाइज कर दिया हुआ है सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर बनना. वंस दे नो ना कि यार दीवार के इस तरफ जाके वो है क्या चीज़, वो अपना एक गोल्डन टाइम ज़ाया कर रहे हैं जहाँ आप वो पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं. उसके बाद जाके वो चीज़ आएंगी ज़िंदगी में करना क्या है. ज़िंदगी में, दुनिया में 90% लोग ना चाहते क्या है, वेल्थ, फेम. अगर वो आने के बाद भी ना जो कुछ % लोगों के पास है, सुकून नहीं है. उन्हें पता लग जाए ना कि सुकून कैसे हासिल करना है, तो मेरा ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी. फिर वही वो वेल्थ और फेम आ भी गया तो फिर उसके बाद क्या. और ये आपने जो बात की ना कि हम बड़ी हैप्पी पिक्चर दिखाते हैं, तो आप इंटरनेट पे लिखें पिछले 10 साल के सुसाइड्स निकाले ना, वो सारे खुश थे. Apparently with the last post on their Instagram, they were really happy and they were living an ideal life. But one fine day they woke up and they thought, I can't do this anymore. And this is what life does to you. एक दिन आप नहीं होंगे और आप जाते जाते ये तो सोचेंगे पीछे कोई आपके बारे में यार कुछ सही अच्छी बात तो करे कि नहीं यार, he was not like that. So if somebody thinks that every influencer or every individual you see on social media is living an ideal life or is happy with what they have, I wish and I hope that everyone is happy, but no, it's not a true picture. No, not every artist, not every celebrity you see on social media is content with their lives.
हर किसी की ज़िंदगी में ना सब कोई ना कोई ज़िंदगी का बोझ उठाए हुए हैं। सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ट्रॉमा है, कोई ना कोई एगनी है, एंड बट स्टिल यू लिव विद दैट एंड स्टिल यू स्ट्राइव विद दैट। और हम हर रोज़ सुबह उठ के ना हम सब अपने अपने प्रोफेशंस में अपनी अपनी ज़िंदगी में एक नई लड़ाई लड़ते हैं। एंड इफ somebody after all they go through in their life, they don't give up on life, I would salute them कि हम इतनी ज़्यादा ज़िंदगी की मुश्किलात के बावजूद if somebody is happy, if somebody is kind towards the other people ना, तो वो अगर आपके साथ बुरा होने के बावजूद don't let anything happen to you that would take away your kindness। ना आप किसी के साथ ऐसा करें कि अगला बंदा कहे कि यार मैंने अच्छाई करनी नहीं है इस दुनिया में। अच्छाई और लोगों के साथ अपने रिश्तों में ना मोहब्बत और सलूक, वो दैट इज़ द लेगेसी I want to leave behind, and that is the legacy everybody should also leave behind। कि हमने चले जाना है, हमने बड़े जल्दी चले जाना है और किसी ने याद भी नहीं करना। ज़्यादा से ज़्यादा याद ही होगा कि कुछ दो दोस्त बैठे हुए होंगे तो वो कहेंगे कि यार वो बड़ा अच्छा था, या वो he was very kind with his people, और he would पता नहीं यार, I don't know। अच्छा, सोशल मीडिया के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप चीज़ें पोस्ट कर रहे हो जो कि आपके वर्क ओरिएंटेड हैं। मतलब कि अगर आपने कुछ अचीव कर लिया, आपकी प्रमोशन हो गया, आप डाल दो। आपने जॉब चेंज कर लिया, आप डाल दो। आपको एक नया नेटवर्क बनाता है लिंक्डइन के अंदर। आपने कहीं सेमिनार किया, डाल दो। आपको नई अपॉर्चुनिटी कनेक्ट करवाएगा होस्टिंग के लिए। तो एक तरफ एक एक्सट्रीम है जो कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है। दूसरी एक्सट्रीम ये है कि आप बड़ी फेक दुनिया आपने बनाई हुई है। तो हाउ समवन कैन मेंटेन अ बैलेंस अप्रोच कि ये भी रखना है लेकिन इस पे नहीं जाना आपने, तो कैसा माइंडसेट होना चाहिए? यार देखें, जो प्रोडक्टिव चीज़ें हैं ना, वो दे आर लाइक रियली बेनिफिशियल फॉर योर ग्रोथ एज वेल ना। लिंक्डइन पे आपकी हर करियर की अपडेट जानी चाहिए, बट यू वुड नॉट पोस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फूड ऑन लिंक्डइन ना। वो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, और आपकी इंस्टाग्राम की बायो में खूबसूरत सा लिखा होना चाहिए आप क्या काम करते हैं, आप किधर करते हैं। लेकिन और आप अपने वर्क स्टेशन की तस्वीर भी डाल रहे हैं, कभी वीकेंड पे काम कर रहे हैं, तो दैट इज़ फाइन एज वेल। देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन boasting about something or pretending to live an ideal life or to portray your actual life on social media। सो वो थिन लाइन आपने खुद डिसाइड करनी है। आपको खुद पता होता है कि यार ये चीज़ मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि मेरे फॉलोअर्स देखें कि भाई की गेम है। और किस दफ़ा मैं कोई इंस्टाग्राम पे कोई पोइट्री शेयर कर देता हूँ या कुछ कर देता हूँ, मुझे कोई ना कोई मैसेज करके कहता है हाँ जी दिल टूटा आपको। मैं क्या नहीं, आई जस्ट लाइक इट। जैसे मेरा एक बहुत खैर वो शेर मैं चलो बाद में सुनाऊंगा, लेकिन आपको ये पता होता है कि either I'm doing this for attention or I'm doing this to jealous somebody, or I'm actually doing this for my career or for my growth or to add value to others' life। So वो एक थिन लाइन है। मेरे ख्याल में शेखियाँ मारना वो इंस्टाग्राम पे हम ज़्यादा करते हैं, तो लिंक्डइन पे साफ़ सुथरा काम रखें, हर चीज़ ना डालें इंस्टाग्राम पे भी, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा भी है, और नज़र बड़ी बुरी चीज़ है। हमारा एक दोस्त है शेख सजावल, बड़ा क्यूट आदमी है, डिजिटल मार्केटर है, बहुत एक्सीलेंट आदमी है। वो उसका यूट्यूब पे ऐड चल रहे थे बहुत अरसे से, मैं उसको कहता भी था कि बस कर दे। एंड वन फाइन डे उस बेचारे को इतनी बुरी नज़र लगी कि वो बेड रिडन रहा 3 महीने और ही कुड नॉट इवन वॉक। सो आप ये भी देखें कि नॉट एवरीबडी इज़ हैप्पी विद योर जर्नी। देयर वुड बी समबडी जो वो ये नहीं कि वो आपका बुरा चाह रहा होगा, एक बंदा होगा वो कहेगा या अल्लाह इसको तूने दे दिया, मुझे क्यों नहीं, इसको ही सब कुछ मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तो बस वहाँ से फिर आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। या आप अगर आपने किसी को हर्ट किया है तो उसने देख लिया आपकी कोई स्टोरी, तो उसने कहना कि या अल्लाह मतलब किधर है तेरा इंसाफ।
सो आई थिंक जितने कामयाब लोग हैं, मैं अब आई रिग्रेट हैविंग अ पब्लिक अकाउंट, और मैंने अभी उसको प्राइवेट किया, लेकिन वो फिर मुझे पब्लिक करना पड़ जाएगा. लेकिन आप देखें जितने कामयाब लोग हैं, दे हैव अ वेरी प्राइवेट लाइफ, एंड दैट इज़ द एक्चुअल ब्यूटी ऑफ लाइफ, दैट इफ you're happy and you're happy with your own people. You're not happy for the social media. It is the actual happiness, not the fake one and that you pretend on social media. So it is a very tricky business, and at times it gets very toxic. एग्जैक्टली. अच्छा, मुझे लास्ट में आप ये बताएं, सोशल मीडिया कि हमने बड़े डिस्कस कर लिए हैं, फ़ायदे नुकसानात सब कुछ हमने कर लिया हुआ, ठीक है. पाकिस्तान में, अच्छा फ़हद भाई, आखिर में ये बताएं कि कोई बंदा जो कि करियर बनाना चाहता है अपना मीडिया इंडस्ट्री के अंदर, तो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू हिम और हर? आपको ना सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आप करना क्या चाहते हैं. मीडिया में भी आप मशहूर होना चाहते हैं, आप टीवी एंकर बनना चाहते हैं, आप डेस्क जॉब करना चाहते हैं, आप पावर चाहते हैं, आप इन्फ्लुएंस चाहते हैं, आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं. और इस सवाल का जवाब आपको, जैसे खुशी अंदर से मिलनी है, तो इस सवाल का जवाब भी आपको अंदर से मिलना है. और उसके फिर बहुत सारे तरीके हैं. सबसे पहले वो तमाम लोग जो इंडल्ज होना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, उनको वो मुख्तलिफ इदारे हैं जो इंटर्नशिप्स कराते हैं. इस्लामाबाद में इतने हेड क्वार्टर्स हैं, कराची, लाहौर, हर जगह. आप वहाँ पे कोई छोटी सी दुनिया है, कोई दोस्त ढूंढें, कोई कज़न ढूंढें. जस्ट गेट एन इंटर्नशिप एट एनी प्रोफेशनल मीडिया हाउस. उसमें ये होता है कि आप जब प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आते हैं, तो फिर आपको ज़रा चीज़ों की समझ आने लग जाती है कि मैंने क्रिएटिव में जाना है, मैंने प्रोग्रामिंग में जाना है, मैंने डिजिटल में जाना है, मैंने वेब पे जाना है, मैंने कहाँ टेक्निकल में जाना है. सो आपको वहाँ से क्लैरिटी मिलती है, एंड देन यू कैन टेक दैट राउट अपने करियर के लिए. ये तो वो हो गया वो हिस्सा कि आपने किस तरह से करना है. जो इंसानियत वाला मेरी एडवाइस है वो ये कि आप कभी भी चीज़ों के साथ, ओहदों के साथ, इंसानों के साथ अपने आप को, आप ये ना समझें कि ये मुझे इसलिए मिला कि मैं डिज़र्व करता था. आपको कुछ भी नहीं मिलता आपके डिज़र्व. आपको हमेशा आपकी औकात से और आपके रवैये से और आपकी हैसियत से बढ़ के मिलता है. और जो मिलता है वो इसलिए मिलता है कि आप उसमें से बांट सकें. चाहे ये नहीं होता कि मैंने पैसे देने हैं या मैंने किसी की मदद ही करनी. आपके पास कुछ नहीं है देने को, आप किसी से आराम से बात तो कर सकते हैं, आप किसी की बात सुन तो सकते हैं, आप किसी के दुख में उसको सिर्फ तसल्ली तो दे सकते हैं. आप, हो सकता है किसी को आपसे मिलके आपकी एनर्जी उसको पॉजिटिविटी देती हो, या हो सकता है आप किसी की एनर्जी से पॉजिटिविटी लेते हो. तो just be kind with people, everybody that's around you, even the guard at your office, the janitor at your house, the cleaning lady. मतलब आप अपने CEO से लेके अपने ऑफिस के गार्ड तक ना सबसे मोहब्बत का रिश्ता रखें. और बस यही, इसी में जो आप दे रहे हैं वही आप तक आना है और इसी में बका है. मतलब हमें अपने अखलाक के ऊपर काम करने की ज़रूरत है. एज अ पाकिस्तानी जो नेशन है, हमारी इकॉनमी तो बड़ी ख़राब है, लेकिन हमारे एथिकल वैल्यूज़ भी बड़े ख़राब हो चुके हैं. फ़हद भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. बड़े मज़े की डिस्कशन आपके साथ रही. स्टार्ट में मीडिया के ऊपर हमने बात की, जो कि थोड़ा ज़्यादा हो गया था, मैंने ज़्यादा पेन शेयर किया था पैम्परा की तरफ. उसके बाद जो हमने हमारा 180 डिग्री शिफ्ट आया दरमियान में, कि हमने फ़िलासफ़िकल और बाकी चीज़ें सेल्फ. एक चीज़ और मुझे पता लगा आपके बारे में कि रिलेशनशिप के एडवाइस के ऊपर, तो वो एक टॉपिक जो अनटच रहेगा, इंशाल्लाह दोबारा हम आपको कैच करते हैं. उसमें हम देखेंगे कि लोग जानना चाहते हुए तो वो कमेंट करके बताएं, तो फिर हम उस पर एक सेशन अलग रखेंगे. चलें व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड. इफ यू वांट टू वॉच मोर कंटेंट लाइक दिस, देन प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस. खुदा हाफिज़, टिल द नेक्स्ट एपिसोड.